गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए निश्चित रूप से अब समर्पित हो गए होंगे। इस समय भी बहुत कम है और कम समय में हमें बेहतर परफॉर्म भी करना है। अब इसके लिए हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं ट्रांसफार्मर। पावर फैक्टर क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। क्या होता है, नो लोड पर पावर फैक्टर अत्यंत ही कम हो जाता है। और नो लोड टेस्ट हम किस लॉस को ज्ञात करने के लिए करते हैं साथियों, तो आपको ध्यान रखना है नो लोड टेस्ट हम लोग आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए करते हैं। हमेशा याद रखना, नो लोड टेस्ट किसको ज्ञात करने के लिए करते हैं, नो लोड टेस्ट को ही क्या कहा जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट। याद रखिएगा, ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट, ये दोनों क्या हैं, सेम ही हैं। और यह टेस्ट की जाती हैं आपके आयरन हानि को, यानी साहब जी हमारे कांस्टेंट हानि को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहां समझिए। ओपन सर्किट के दौरान आपने क्या महसूस किया था, ओपन सर्किट के दौरान आपने महसूस किया था हमारी पावर फैक्टर क्या हो रही थी, कम हो रही थी, है ना। और मेरा जो cos फाई है, नो लोड पावर फैक्टर का कोण है, वह आपका कितना हो रहा था, आपका वही 75 से 85 डिग्री के बीच में था। तो आप देख रहे हैं कि 90 के करीब जा रहा है और 90 पर मेरी वैल्यू क्या होती है, cos 90 जीरो होती है। तो इसका मान हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, लगभग 0.2 से 0.3 के बीच में था। तो इतना कम मेरा तो पावर फैक्टर कहीं से भी हमारे लिए उचित नहीं है। जो हमारी इंडस्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड पावर फैक्टर है वह कितना माना गया है, वह माना गया है 0.876 लैगिंग। अगर 0.876 से मेरा पावर फैक्टर कम है तो वह लो होगा, अगर इससे ज्यादा है तो वह क्या होगा, हाई माना जाएगा, बढ़िया माना जाएगा। हमारी कोशिश रहती है कि क्या हो, ये हाई हो, अच्छा हो, ज्यादा हो। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके टेस्ट के बारे में भी चलेंगे, लेकिन हम छोटी सी चर्चा करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। समान रूप से साथियों याद रखिएगा, मेरी जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसे हम किस रूप में जानते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है यह समान रूप से क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन है। और ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है इसका मतलब है वोल्टेज के मान का घटना और बढ़ना। यानी आपके कमरे में जो सप्लाई वोल्टेज आ रही है, सपोज कर लीजिए 230 वोल्ट हमारी स्टैंडर्ड आ रही है, अचानक घट करके 100 वोल्ट हो जाए, अचानक बढ़ करके 400 वोल्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे उपकरण डैमेज हो जाएंगे, हमारे उपकरण का जीवन काल भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। हमारी कोशिश क्या रहती है, रेटेड से थोड़ा कम पर चलाना। क्या करना, रेटेड से थोड़ा कम पर हम लोग ऑपरेट करना चाहते हैं। जैसे 230 की रेटिंग है आपके बल्ब की, तो आप 220 पर चलाइए, 222 पर चलाइए, 218 पर चलाइए, 225 पर चलाइए, तो वो आपका बल्ब या डिवाइस लंबे समय तक टिकता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, मेरा वोल्टेज रेगुलेशन का मान फ्लक्चुएशन ज्यादा हो कि कम हो। बिल्कुल सही बात है, फ्लक्चुएशन क्या होनी चाहिए, कम। तो आप हमेशा याद रखना, लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन कंसीडर्ड एज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। जितना कम इसका मान होगा उतना बढ़िया माना जाएगा। हम कभी भी सप्लाई वोल्टेज को या लोड वोल्टेज को वेरिएशन ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर हमारे वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम हो तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो सामान्य रूप से आपको कभी भी पूछे क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का मान, तो आप कहिएगा मेरा वोल्टेज रेगुलेशन होता है आपका साहब नो लोड वोल्टेज। क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, अब बटा होता है फुल लोड वोल्टेज। ये यूनिवर्सल होता है, ये क्या होता है, सभी जगह किसी भी डिवाइस के लिए यह होता है। अगर मोटर का पूछे, जनरेटर का पूछे, सब जगह हम यही बोलेंगे, नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड। लेकिन ट्रांसफार्मर का जब चर्चा होती है तो ट्रांसफार्मर का और अन्य मशीनों में क्या फर्क है आप लोग समझ रहे हैं। हमारे ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन बिल्कुल भी जीरो है,
हमारे ट्रांसफर की इफिशिएंसी आपके किसी भी मशीन से सबसे ज्यादा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टैटिक पार्ट है। तो जब ट्रांसफर बिना लोड के होता है, वैसी परिस्थिति में इसका वोल्टेज रेगुलेशन अप माना जाता है। और अप के केस में हम इस मान को यदि कंसीडर करें तो मेरा जो वोल्टेज रेगुलेशन है, स्पेशली किस केस में साहब, ट्रांसफर के केस में नो लोड का वोल्टेज सेकेंडरी साइड का माइनस सेकेंडरी साइड के फुल लोड का वोल्टेज अब बटा सेकेंडरी साइड के नो लोड का वोल्टेज हो जाता है। अगर प्रतिशत में लेकर जाइएगा तो गुना आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये मेरा होता है। और ऐसी स्थिति में मेरे वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या मिलता है, न्यूनतम मिलता है, कम मिलता है। समझ गए। और ये सिचुएशन कब हमें प्राप्त होगी अनिल जी, ये तब प्राप्त होगी जब मेरा पावर फैक्टर क्या हो साहब, लीडिंग हो। क्या हो, मेरा पावर फैक्टर लीडिंग हो। जब पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होगा। हो सकता है यह मेरी निगेटिव भी हो जाए, ऋणात्मक भी हो जाए। और जब वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होगी तो स्पष्ट सी बात है यह क्या कहलाएगी साहब, जब यह क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो यह मेरी बहुत ही कम मान होगी। और कम मान होगी तो इसको हम लोग बेस्ट मानेंगे, बहुत अच्छा मानेंगे। और मेरे पावर फैक्टर जब मेरी क्या करेगी, लैगिंग होगी, यानी कम होगी। समझ गए। और लैगिंग पावर फैक्टर कब मिलता है, जब आपका इंडक्टिव लोड होता है। जब क्या होता है, आपका इंडक्टिव लोड होता है। आप जानते हैं इंडक्टिव लोड क्या है, हम लोग जो पंखा यूज किए हैं कॉइल है, हम मोटर यूज किए हैं कॉइल है। हम लोग ज्यादातर किस मशीन का यूज कर रहे हैं, इंडक्टिव का ही। कैपेसिटिव लोड हम जनरली प्रयोग कम करते हैं। तो जो हमारे घर के उपयोग में लिए जाने वाला जो उपकरण है वो सब प्रायः कैसा है, इंडक्टिव या रजिस्टिव, यही दो तरह का है। ठीक है कि नहीं। अब इंडक्टिव या रजिस्टिव है तो लोड के कारण पावर फैक्टर पर असर पड़ता ही पड़ता है। इसी वजह से विद्यार्थी साथियों ध्यान रखिएगा, जब पीएफ मेरी लैगिंग होती है के मान में होने वाला परिवर्तन है, पहला चीज। दूसरा चीज, ट्रांसफार्मर के केस में न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन के मान को स्वीकार करके चलते हैं। और यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन मेरा क्या होता है, सेकेंडरी साइड के नो लोड का वोल्टेज जो कि उच्च होगा, सेकेंडरी साइड के फुल लोड का वोल्टेज जो इससे कम होगा। साथ में हमने क्या किया, सेकेंडरी साइड का नो लोड का वोल्टेज। तो ऊपर में आपका अंतर है कम, और कम में हम ज्यादा से भाग दिए तो मेरा मान घटा कि नहीं घटा। 1/100 कर दिए तो मान कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 20/100 कीजिएगा तो पहले की अपेक्षा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वही मामला है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन को जब हम निकालते हैं तब जो मेरे सेकेंडरी के वोल्टेज में अंतर होता है वह कौन सा अंतर होता है, बीजगणितीय अंतर होता है कि फेजर अंतर होता है, बीजगणितीय अंतर होता है। क्या होता है, 3 - 2 = 1, ये बीज गणितीय अंतर होता है। तो ये कौन सा अंतर है विद्यार्थी जी, ये हमारा बीज गणितीय अंतर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी आपका अर्थमेटिकल डिफरेंस है साथियों, इसमें हमेशा कंफ्यूजन कभी मत कीजिएगा। हमारी कोशिश है कि वोल्टेज रेगुलेशन मेरा कम से कम हो। और वह कोशिश कब कामयाब होती है, जब मेरा पावर फैक्टर क्या हो जाए, लीडिंग हो जाए। और उस सिचुएशन पर क्या होता है, ऋणात्मक मिलता है। ऋणात्मक मिला मतलब बहुत कम मिला, मेरे लिए बहुत अच्छा है। और आपकी लैगिंग जब पावर फैक्टर होती है तो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन उच्च मिलता है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन यह सिचुएशन हमको तब मिलेगा जब हम क्या करें साहब, हमारे ट्रांसफार्मर की लोड माइनर होती है। लेकिन नॉर्मली जो है, मैंने आपसे क्या कहा अभी, नॉर्मली कभी भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे, अगर सीधा कहे वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र निम्नलिखित में से है तो जवाब दीजिएगा नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड। अगर स्पेशल लिख दे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है तब आप उत्तर दीजिएगा नो लोड माइनस फुल लोड बटा नो लोड। अगर ऑप्शन में वो वाला नहीं है तब आप यही वाला टिक लगाइएगा। ये 3 बातें माइंड में सेट कर लीजिए। इसका मान जितना कम हो उतना अच्छा माना जाएगा, समझ गए। इसका मान अधिक होता है जब पावर फैक्टर लैगिंग होती है।
पावर फैक्टर लैगिंग कब होती है? जब आपका क्या हो जाए साहब? लोड हमारी इंडक्टिव हो जाए। लोड क्या हो जाए? इंडक्टिव हो जाए। अब हम लोग छोटी सी बातों को देखिए, हम सभी लोग जो हैं रुक्मिणी प्रकाशन की किताब को फॉलो कर रहे हैं, जो ठीक है, और साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहिए और क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। कल से आपका रेगुलर टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और वह टेस्ट 10 से 11:30 के बीच में CBT 1 का 100 क्वेश्चन होगा और 11:45 से लेके 12:45 के बीच में ट्रेड का टेस्ट होगा, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का और डीजल मैकेनिक का। इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड टेस्ट का डिस्कशन अगले दिन करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी टेस्ट का आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी डिस्कशन करवाया जाएगा। बाकी पीडीएफ सॉल्यूशन दिया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का पीडीएफ सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, डिस्कशन में ही आपका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आप उधर से भी सॉल्यूशन करते चलिए, अब बाकी इधर आप पढ़ाई कवर करते चलिए। जो 15 चैप्टर मैंने बताया है उस 15 चैप्टर को हम लोगों को कवर करना है और 45 नंबर का लक्ष्य हम लोगों ने 75 में रखा है कि वो निश्चित रूप से हमको आना चाहिए। 28 का टारगेट हमारा नहीं है, हम मानकर चलते हैं कि 45 पर पास होंगे, उससे कम आने पर फेल हो जाएंगे। जब ये लक्ष्य हम रखेंगे तो कोई आपको पीछे चांस ही नहीं बनेगा कि 1 नंबर से छूट गया कि 0.5 से छूट गया। मेरे साथ आपको भी मेहनत कर रहे रहना पड़ेगा। अब इस बेसिक बात को तो हम समझ गए। नॉर्मली जो है विद्यार्थी जी, सवाल यहां से ये उठ जाएगा कि नॉर्मली अगर पूछा जाए समानतः ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो क्या कहिएगा? 3 से 4% होता। कितना होता है? 3 से 4। 5 से ज्यादा तो कभी भी स्वीकार के लायक नहीं है, 5 से कम ही रहता है। तो स्टैंडर्ड हम लोग क्या लेते हैं साहब? 3 से 4% तक हम लोग स्वीकार करते हैं। बाकी आपको तो मालूम ही है, अपने घर में वोल्टेज रेगुलेशन को एकदम जीरो करने के लिए, मिनिमम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? ऑनलाइन यूपीएस का इस्तेमाल कर लिया है। किसका इस्तेमाल कर लिया है? ऑनलाइन यूपीएस। और ऑनलाइन यूपीएस में हमेशा स्टैटिक स्विच ऑन रहती है, बाईपास लाइन से सप्लाई नहीं जाती है। सप्लाई को जब भी जाना होगा आपके साहब स्टैटिक स्विच होके ही जानी होती है, जिससे 0.1% का वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब आप समझ लीजिए, इनपुट में 14 से 15% फ्लक्चुएशन हो रहा हो, लेकिन आउटपुट में मेरा 0 फ्लक्चुएशन होता है, तभी तो हमारे उपकरण लंबे समय तक टिकते हैं। समझे कि नहीं? ये भी छोटी छोटी बातों को याद रखना है। तो आपको मैंने भी बता दिया, वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा विद्यार्थी, उतना हमारे लिए क्या होता है? अच्छा होता है। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही बात है साहब। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। क्या है साहब? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अबाधित विद्युत आपूर्ति। आपसे पूछा गया था यूपीएस का अभिन्न अंग कौन है? तो आपका जवाब होगा बैटरी। क्या जवाब होगा? बैटरी। क्योंकि बैटरी ना रहे तो पूरा व्यवस्था बनाइए सब बेकार है। अब तीसरा क्वेश्चन यहां से उठता है, किस बैटरी का सबसे ज्यादा प्रयोग यूपीएस में किया जाता है? विद्यार्थी जी, लेड एसिड बैटरी का। किसका प्रयोग किया जाता है? लेड एसिड का। अगर लेड एसिड की उपलब्धता नहीं है तो निकेल कैडमियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? निकेल कैडमियम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले विद्यार्थी कमांड कर लीजिएगा, क्वेश्चन आउट हो रहा है, पूछा ही जाएगा। चलिए साहब, हम लोगों ने अभी देखा था कि मेरी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वह न्यूनतम कब मिलती है? जब मेरा क्या हो जाए? पावर फैक्टर साहब लीडिंग हो जाए। और जब मेरी पावर फैक्टर लीडिंग होती है तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि निगेटिव भी होती है, और जब निगेटिव होती है तो टफ क्वेश्चन यदि कर दिया, इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी टफ क्वेश्चन कर दिया तो पूछेगा उस समय मेरे tan phi2 का मान कितना होता है? -R02 बटा X02। ये R02 और X02 क्या है? हमने प्राइमरी के सारी व्यवस्थाओं को किधर भेज दिया है? सेकेंडरी में। यानी प्राइमरी सर्किट के सारे पैरामीटर को जब सेकेंडरी में ट्रांसफर कर देते हैं तब मेरा इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होता है? R02 होता है। और जब हम प्राइमरी के सभी कंपोनेंट्स को किधर ट्रांसफर कर देते हैं? सेकेंडरी में, तब मेरा X02 सेकेंडरी की तरफ संदर्भित मेरा क्या हो जाता है? रिएक्टेंस हो जाता है। इस पर भी हम लोग आएंगे। नॉर्मली आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी थी, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। अगर संभव है तो कहां संभव है?
लीडिंग पावर फैक्टर पर। कहां संभव है? लीडिंग पर। विद्यार्थी जी, मेरा वोल्टेज रेगुलेशन महत्तम कब होगा? जब मेरा पावर फैक्टर क्या हो जाए? लैगिंग हो जाए। और लैगिंग पावर फैक्टर कब होता है? इंडक्टिव लोड पर होता है। किस पर होता है साहब? इंडक्टिव लोड पर होता है। समझ गए कि नहीं? और ध्यान रखिएगा, यदि वोल्टेज रेगुलेशन मेरी बढ़ती है तो मेरी हानियां भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, ध्यान रखना। अगर VR बढ़ता है, मेरी लॉसेस भी क्या होगी साहब? बढ़ेगी। और छोटा सा सवाल है, यदि लॉसेस बढ़ेगी तो मेरी दक्षता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातों को सदैव याद रखना। प्रश्न यहीं से उठता है, वोल्टेज रेगुलेशन के बढ़ने से लॉसेस बढ़ती है, लॉसेस के बढ़ने से मेरी दक्षता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए साहब, अब यहां हम लोग चर्चा करते हैं, अगर मेरे ट्रांसफार्मर में, हम सब लोग जानते हैं कि मेरा पावर और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पावर और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन सपोज कर लीजिए ऐसी परिस्थिति आ गई जब मेरा V/F क्या हो गया? कांस्टेंट नहीं रहा। जब ये कांस्टेंट नहीं रहता है तो उस स्थिति में मेरी हिस्टेरेसिस लॉसेस जो हैं वह आवृत्ति के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। एक लाइन लिख लीजिए विद्यार्थी, कॉपी में अगर आपके पास जगह है तो लिख लीजिए साहब। क्या लिख लीजिए? यदि V/F कांस्टेंट नहीं है, यदि V/F कांस्टेंट नहीं है तो, यदि V/F कांस्टेंट नहीं है तो, यदि V/F कांस्टेंट नहीं है तो मेरी हिस्टेरेसिस लॉसेस आपके फ्रीक्वेंसी की क्या होती हैं? व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। क्या हो जाती है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। ये कब होगा? जब मेरा V/F नॉट कांस्टेंट। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चर्चा करें। हम सभी लोग ये प्रयास रखते हैं हमेशा V/F का रेशियो क्या रखें? कांस्टेंट रखें। लेकिन यदि ये नहीं रहता है तो आवृत्ति को बढ़ाने से हिस्टेरेसिस लॉस का मान क्या होता है? घट जाता है। अगर ये कांस्टेंट होगा तब तो चिंता नहीं है हमें। लेकिन आप इस छोटी सी बात को समझिएगा, हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है pH बराबर होता है KH Bm⁻⁴ 1.6 F इंटू V होता है। ये आपका वाट में होता है, जहां भी आपकी क्या है? आयतन है साहब। गलती से इसको वोल्टेज मत समझिएगा। F मेरी आवृत्ति है, Bm चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, KH मेरा हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट है, जो कि अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। हम लोग CRGS लेते हैं तो 0.0001 होता है, सबसे कम उसी का होता है, जिसके कारण मेरी हिस्टेरेसिस लॉस क्या होती है? मिनिमम हो जाती है। विद्वान साथियों, यहां से आप क्या देख रहे हैं? pH मेरा F के समानुपाती है कि नहीं है? आपको क्वेश्चन दे देगा V/F कांस्टेंट नहीं है, मेरे pH का मान होगा व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती। आप टेंशन में आ जाइएगा। फॉर्मूला तो पढ़े हैं, pH बराबर KH Bm⁻⁴ 1.6 F भी। अब बताइए तो F पर समान हो रहा है, अब कैसे मेरा क्वेश्चन गलत कर देगा? लेकिन साहब हो क्या रहा है? यहीं पर कंफ्यूजन होता है। आप सोचते हैं कि सही लगा रहे हैं, लेकिन वहां भाषा बदल दिया, और भाषा बदल दिया, निगेटिव चले गए, वही 0.35 से आपका रिजल्ट रुक गया है कि नहीं विद्यार्थी जी? इसीलिए इस छोटी छोटी बातों को अंडरलाइन कर दीजिए। जिनके पास रंगा वाला हथियार है, कलर करने वाला व्यवस्था जिनके पास है, ठीक है कि नहीं, तो वो रंग दीजिए। ट्रांसफार्मर का V/F रेशियो यदि नियत ना हो, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो मेरी pH का मान क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन उस परिस्थिति में एडी करंट लॉस पर कोई असर नहीं पड़ता है। एडी करंट लॉस यथावत रहती है, न वो घटती है न वो बढ़ती है, वो मेरे फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र हो जाती है। क्या हो जाती है साहब? मेरे फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र हो जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र रहेगा तो इसके बढ़ने घटने से कोई फर्क पड़ेगा? नेचुरल सी बात है साहब। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत VVI है, अगर टफ क्वेश्चन पूछता है तो इस तरफ दिमाग जा सकता है, आप माइंड में इसको रख लीजिए। चलिए साहब जी, हम लोग इफिशिएंसी की चर्चा करते हैं।
हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, इफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की हो, आउटपुट बटे क्या होता है, इनपुट होता है। इसी को हमने लिखा है आउटपुट बटे आउटपुट प्लस हमने क्या लिखा है, लॉसेस लिखा है। यहां से आप देख रहे हैं मेरी इफिशिएंसी क्या है साहब, लॉसेस का व्युत्क्रमानुपाती है। मेरा लॉस बढ़ता है, मेरी इफिशिएंसी घट जाती है, मेरा लॉस घटता है, इफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये बातें तो आप समझ गए, लेकिन हमने आपसे कल चर्चा किया मेरी लॉसेस कितनी होती है ट्रांसफार्मर में। विद्वान साथियों, दो तरह की लॉस होती हैं। एक लॉस आप ध्यान रखिएगा, एक लॉस मेरा क्या है, अगर पी टोटल की बात करें, क्या है आपका पीआई प्लस पीसी यू। आपका जो पीआई है विद्यार्थी जी, पीएच प्लस पी के बराबर होता है। अब प्लस हमने क्या कर दिया, पीसीयू कर दिया। आप सब जानते हैं नौजवान, बड़ा छोटा सवाल आपसे पूछते हैं, क्या इस लॉस पर लोड का कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कौन सी लॉस है, कांस्टेंट लॉस है। लोड मेरा जीरो रहे, लोड मेरा अनंत रहे, कि लोड मेरा हाफ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा पीआई कैसा लॉस है, कांस्टेंट लॉस है। कैसा लॉस है, कांस्टेंट लॉस है। और पीसीयू कैसा लॉस है, वेरिएबल लॉस है, परिवर्तित होने वाला लॉस है। लोड के करंट के क्या होता है, वर्ग का समानुपाती होता है। याद रखिएगा, पीसीयू किसका समानुपाती है, आई स्क्वायर का समानुपाती है। करंट दो गुनी होगी, कॉपर लॉस कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। करंट आधी होगी, कितना गुना बढ़ेगा, 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। करंट 4 गुना होगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन साहब करंट कितना भी गुना हो जाए, मेरे पीआई पर कोई असर नहीं पड़ता है। पीआई के दो कंपोनेंट हैं, पहला है हिस्टैरिसीस और दूसरा है एडी करंट लॉस। ये दोनों चीजें कहां पर होती हैं, चुंबकीय परिपथ में होती है। कहां होती है, चुंबकीय परिपथ में। और चुंबकीय परिपथ आपके ट्रांसफार्मर का कौन सा है, कोर है, जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटते हैं। तो इसलिए यह किसमें होता है, कोर में होता है। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, कोर लॉस के नाम से जानते हैं। ये सभी नाम किसका है, आपका इसी का है साहब। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पीएच प्लस पी और पीसीयू, ये दोनों के मान क्या हैं, अगर सब का योग कर दिया तो क्या मिल गया मुझे, टोटल पावर मिल गया। तो हमने यहां क्या लिखा है साहब, मेरी जो आउटपुट शक्ति होती है वह क्या होगी, केवीए कॉस फाई गुना 100। तो हम लोग परसेंटेज के लिए करते हैं, तो मेनली मेरा पी आउटपुट क्या होता है, मेरा पी आउटपुट होता है केवीए कॉस फाई। यही ना लिखते हैं वी आई कॉस फाई। ये वी आई कौन सा पावर है, एपरेंट पावर है। ये वी आई कौन सा पावर है, एपरेंट पावर है। समझ गए, आभासी शक्ति है। और आभासी शक्ति के साथ पावर फैक्टर को गुना कर देते हैं तो कौन शक्ति मिलती है, वास्तविक शक्ति मिलती है। विद्यार्थी जी इसको नोट कर लीजिएगा, आभासी शक्ति मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा। आभासी शक्ति गुना पावर फैक्टर बराबर क्या मिलता है, सक्रिय शक्ति। क्या मिलता है, सक्रिय शक्ति। यानी इसे आप लिखेंगे कैसे, आभासी शक्ति मेरी वी आई होती है, गुना पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, बराबर क्या हो गया, वी आई कॉस फाई हो गया। इसी वी आई को कैसे मापते हैं, केवीए में मापते हैं, गुना कॉस फाई बराबर ये कैसे मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। इस छोटी छोटी बातों को आप याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपने तो इसको केवीए में व्यक्त किया, इधर जब आप दीजिएगा तो क्या होगा, किलोवाट। तो यानी केवीए गुना पावर फैक्टर बराबर क्या मिला हमको, किलोवाट मिला। अगर आप किलोवाट को केवीए में बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमारे पावर फैक्टर से भाग करना होगा। तो क्वेश्चन था किलोवाट बटे खाली जगह बराबर केवीए, तो उस खाली जगह में क्या भरिएगा, पावर फैक्टर भरिएगा। तो इसको लिख लीजिए विद्यार्थी जी, बहुत ही काम का चीज है। बिल्कुल विद्यार्थी जी, धीरज बाबू ट्रेड में भी निगेटिव होता है। कितना निगेटिव, तो 1/3 होता है। सीबीटी 2 के सेक्शन ए में भी 1/3 और सीबीटी 2 के सेक्शन बी में भी 1/3 आपकी क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। यह सदैव याद रखिएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोगों ने देखा यहां पर कि मेरी जो आउटपुट की पावर है वह क्या आ गई, केवीए कॉस फाई। तो मेरा फिर आउटपुट क्या लिखिएगा, केवीए कॉस फाई। और लॉस मेरा कौन कौन होता है, आयरन और कॉपर, तो पीआई प्लस पीसी यू कर दिया हमने। ठीक है, अब आते हैं हम सब यहां पर कि देखिए छोटी छोटी चीजें चर्चा की गई हैं। आपको पूछा गया कुल हानियां, कुल हानि आपसे पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, कुल हानि मेरा हो जाएगा पीआई प्लस पीसी। अगर कहेगा आपसे फुल लोड पर कुल हानि, तो फुल लोड पर आपकी कुल हानि कितनी हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, जितना दिया है उतना ही हो जाएगा। अगर आपसे हाफ लोड पे पूछता है तो पीआई तो मेरा पीआई रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इंटू पीसीयू हो जाएगा। इसी को ना 1/4 पीसीयू लिखा गया है कि नहीं है। अब कहेगा 2 गुना पर, तो पीआई तो एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू पीसीयू, यही ना आपका 4 पीसीयू हो गया है कि नहीं है। और जब कहेगा नो लोड पर, तो नो लोड पर पीसीयू क्या होता है, 0 होता है। सिर्फ कौन होता है, मेरा पीआई होता है, क्योंकि नो लोड पर मेरी I2 0 हो जाती है। अब 0 का स्क्वायर इंटू R2 करिएगा तो 0 ही ना मिलेगा, तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए सदैव याद रखिएगा नो लोड पर जो मेरी टोटल लॉसेस हैं वह सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होती है, आयरन लॉस के बराबर होती है विद्यार्थी जी। चलिए हम लोगों ने इसको तो समझ लिया, एक छोटा प्रश्न आपको दे देते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है फुल लोड पर पीआई बराबर 200 वाट, ठीक है, पीसीयू बराबर 600 वाट, ठीक है। अब कह रहा है यदि अर्ध भार पर ट्रांसफार्मर का संचालन किया जाए, ट्रांसफार्मर का संचालन किया जाए तो कुल हानि का मान ज्ञात करें। ठीक है विद्यार्थी जी, तो हमारे पास कह रहा है टोटल लॉसेस, तो टोटल लॉसेस क्या होता है, पीआई आधा भार पर कह रहा है तो 1/4 पीसीयू, तो पीआई 200 ही लिखिए, अब प्लस आपका 1/4 गुना 600 करिए, क्या हो जाएगा 200 प्लस 150 बराबर 350 वाट हो जाएगा। बना लीजिएगा आप लोग। चलिए अगर यहीं पर कह दिया जाए 2 गुने भार पर, क्या कहा जाए 2 गुने भार पर, तब बताइए क्या किया जाए, डबल लोड पर टोटल लॉस बताइए। आपका 200 तो एज इट इज रहेगा, यहां क्या हो जाएगा 4 गुना 600, 2 का स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर, तो 6 का 24 प्लस 2 बराबर 2600 वाट हो जाएगा। क्लियर विद्यार्थी जी, मेरा आयरन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, आयरन जो है एज इट इज मेंटेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बात हो रही है पूर्ण दिवस क्षमता। मैंने आपसे कहा था ऑल डे इफिशिएंसी, इसके द्वारा किस ट्रांसफर की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर की परफॉर्मेंस क्या करते हैं, चेक करते हैं। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर कैसा ट्रांसफर है, स्टेप डाउन ट्रांसफर है। स्टेप डाउन ट्रांसफर है, इसमें कैसी वाइंडिंग होती है, डेल्टा स्टार होती है। कैसी वाइंडिंग होती है, डेल्टा स्टार होती है। इसके आउटपुट में हमको क्या मिलता है, 3 फेज 4 वायर की व्यवस्था हमको मिलती है। कितने वोल्टेज को कितने में बदलती है, 11 केवी को 230 वोल्ट और 440 वोल्ट, यानी 400 से लेके 440 के बीच में बदलने का काम करती है। ये वाला मान 3 फेज में होता है, ये मेरा सिंगल फेज में होता है। ये काम किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का है। कंसेप्ट क्लियर।
यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमेशा लोड बदलती रहती है। अभी आप क्लास करने आ गए तो अपने कमरे का बल्ब पंखा बंद करके आए हैं, तो नेचुरली लोड अभी घट गया। फिर क्लास के बाद जाइएगा तो तुरंत चालू कीजिएगा तो लोड फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर रात में पढ़ के सोने लगिएगा तो फिर घट जाएगा। फिर सुबह जगिएगा तो फिर लोड बढ़ जाएगा। तो इसमें प्रतिक्षण प्रतिपल क्या हो रही है, लोड में परिवर्तन हो रहा। 24 घंटा लोड बदल रही है। इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग ऑल डे इफिशिएंसी से करते हैं। और ऑल डे इफिशिएंसी को कैसे व्यक्त किया जाता है, किलोवाट आवर आउटपुट 24 घंटे में, अब बता किलोवाट आवर इनपुट 24 घंटे में। तो ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा। पूर्ण दिवस के लिए किलोवाट आवर आउटपुट, अपूर्ण दिवस के लिए किलोवाट आउटपुट, किलोवाट इनपुट। यानी आपका नीचे है 24 घंटे में कितना इनपुट आपने दिया है केडब्ल्यूएच में, ऊपर है 24 घंटे में कितना केडब्ल्यूएच आपको मिला है, वो चीजें यहां पर हैं। आइए साथियों, अब हम यहां पे एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। आपसे कई बार ये छोटा प्रश्न बार बार आता है, क्या कह रहा है, मेरी केवीए जो है वह किस लोड पर मैक्सिमम हमें प्राप्त होगी, यानी कौन सा मेरा लोड का भाग होगा। अब आपको तो ये बताया था मैंने पिछले दिन कि मेरा जो पावर ट्रांसफर होता है वह 75% से अधिक जब रहता है, फुल लोड के करीब रहता है, तो उसकी इफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जब ये 50% लोड पर होता है तो मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है। इसी तरह अलग अलग ट्रांसफर की अलग अलग स्थिति होगी। अब वो 75 है कि 78 है कि 80 है, ये चीज तो हमको मालूम नहीं है। उस फैक्टर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख लीजिए, केवीए मैक्सिमम का सूत्र होता है, मेरा केवीए क्या है साहब, फुल लोड इनटू अंडर रूट क्या होता है, पीआई बटे पीसी यू। क्या होता है, पीआई बटे पीसी यू होता है। और यदुवंशी जी आप तो जानते हैं मेरे ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशिएंसी कब मिलती है, जब मेरा पीआई के बराबर क्या होता है, पीसीयू होता है। आप कभी भी गलती से पीसीयू के बराबर पीआई मत करिएगा। पीआई के बराबर किसको करना है, कॉपर को, क्योंकि कॉपर हमेशा ज्यादा होता है, आयरन हमेशा कम होती है। तो कॉपर से आपको क्या करना, आयरन के बराबर कीजिएगा, तब ना लॉस घटेगा। और जब लॉस घटेगा तभी आपका क्या होगा साहब, इफिशिएंसी बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साहब जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग पर चर्चा करते हैं। मेनली दो तरह का टेस्ट है। आपका ये ओपन सर्किट टेस्ट है। ये मेरा वाट मीटर है। वाट मीटर का यह कौन सा कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, पीसी कहते हैं। यह वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। ये मेरी करंट कॉइल है, सीसी कहते हैं। यह करंट के मेजरमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। सीसी का रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और पीसी का रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च होता है। सीसी को सदैव कैसे लगाते हैं, श्रेणी में लगाते हैं। पीसी को सदैव कैसे लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं। ये जो वाट मीटर है ये मेरे पावर के किस कंपोनेंट को मापता है, वाटफुल कंपोनेंट को मापता है, यानी मेरे पावर को वाट में मापता है। अगर ये वाट में पावर को मापता है तो कौन सा पावर मापता है, सक्रिय कि निष्क्रिय, बिल्कुल साहब, कौन सा पावर मापता है, सक्रिय शक्ति को मापने का साथियों काम करता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अमीटर को तो सदैव कैसे जोड़ना है, श्रेणी में। वोल्ट मीटर को सदैव कैसे जोड़ना है, पैरेलल में। अब देख लीजिए, जो प्रश्न यहां से उठता है वह ये उठता है कि टेस्टिंग के लिए सभी उपकरणों को हमने किस तरफ लगाया है, लो वोल्टेज साइड लगाया है, और हाई वोल्टेज साइड को क्या किए हैं, ओपन कर दिए हैं। जब हाई वोल्टेज साइड मेरा खुला हुआ है तो इधर मेरी I2 क्या हो गई, 0। जब I2 0 हो गई तो इस तरफ होने वाला कॉपर लॉस क्या हो गया, I2 स्क्वायर R2, यह भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब इधर तो मेरा टर्न भी कम है, और नो लोड पर तो आप जानते हैं कि I0 का मान 2 से 5% होता है। एक तो कम टर्न, ऊपर से करंट भी कम, तो जो लॉस हो रही है इतनी कम हो रही है कि उसको हम लोग इग्नोर
कर देते हैं। तो समान रूप से हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि मेरे नो लोड के कंडीशन पे मेरी कॉपर लॉस क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्या हमको मिलता है, तो आपको मैंने कल भी चर्चा किया था, मेरा नो लोड का पावर मिलता है V1 I0 cos phi 0। यही किसके बराबर होता है, आयरन लॉस के बराबर होता है। जो नो लोड पर मेरी इनपुट पावर होती है किसके बराबर होती है, PI के बराबर होती है। कंसेप्ट क्लियर विद्यार्थी जी। एक चीज जो यहां पर मार्केबल है वो ये है कि नो लोड के केस में मैंने आज की कक्षा में शुरुआत में ही चर्चा किया था कि नो लोड के केस में हमने आपसे कहा था साहब कि इस परिस्थिति में आपका क्या होता है, नो लोड के कंडीशन पर तो हमारा पावर फैक्टर मिनिमम होता है। इसीलिए हम यहां पे कैसा पावर फैक्टर का वाट मीटर यूज करेंगे बताइए, लो पीएफ वाला वाट मीटर यूज करेंगे। वाट मीटर तो यूज करेंगे पावर मेजर के लिए, लेकिन कैसे स्वभाव वाला वाट मीटर, लो पीएफ का। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर में कैस वाट मीटर यूज किया जाता है। नीचे है लो पीएफ, हाई पीएफ, यूनिटी पीएफ, उपरोक्त में से सभी। क्या जवाब दीजिएगा, लो पीएफ, क्योंकि इस दौरान मेरा पावर फैक्टर क्या है, लो है। कंसेप्ट क्लियर विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोग यहां से देख लें कि जब मेरा नो लोड का कंडीशन है तो हमारी कौन सी पावर यहां से कौन सी लॉस मापी गई है, आयरन लॉस मापी गई। तो गांठ मान लीजिएगा, आयरन लॉस को मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट को। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट देख लीजिए साहब, हमारा क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमने हाई वोल्टेज साइड में क्या किया है, सभी उपकरणों को कनेक्ट किया है और लो वोल्टेज साइड को क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। और शॉर्ट करने के लिए कैसा तार, मोटा तार। मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोध जब कम होती है करंट धड़ल्ले से मैक्सिमम जाती है। और ऐसे भी आप सब जानते हैं शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में मेरी ISC का मान क्या होता है, अनंत। मेरा R का मान क्या होता है, 0। लेकिन याद रखना मेरी वोल्टेज भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं V बराबर IR, I तो मेरा मैक्सिमम है लेकिन R 0 उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में मेरे वोल्टेज का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। ये सब भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहां सबसे भी आने का प्रयास है और आया भी है। तो ध्यान रखिएगा, क्या समझा आपने, हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में HV साइड इक्विपमेंट को जोड़ते हैं, LV साइड क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इसके माध्यम से कौन सी लॉस मिलती है, इसके माध्यम से हमको कॉपर लॉस की जानकारी मिलती है। इस दौरान मेरा पावर फैक्टर क्या होता है, उच्च होता है। तो हम कैसा वाट मीटर यूज करते हैं, हाई पावर फैक्टर का वाट मीटर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं साथियों। ये भी छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर कंसेप्ट। कई बार फोटो भी दे देता है और बताएगा कि यह चित्र निम्नलिखित में से किस टेस्ट को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे देख लीजिएगा LV साइड शॉर्ट है तो कंसेप्ट क्लियर है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ठीक है, अगर ओपन है तो क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट है। आपको यह भी ध्यान रखना है, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सा साइड खुला रहता है। ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सा साइड खुला रहता है, HV साइड ओपन रहता है, LV साइड इक्विपमेंट को जोड़ते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन सा साइड शॉर्ट रहता है, LV शॉर्ट रहता है और HV को क्या करते हैं, इक्विपमेंट को जोड़ते हैं। क्लियर विद्यार्थी जी। लो पावर फैक्टर का वाट मीटर कहां पर, ओपन सर्किट टेस्ट में। उच्च पावर फैक्टर का वाट मीटर कहां पर, वाट मीटर में कितनी क्वाइल होती हैं, करंट क्वाइल और पोटेंशियल क्वाइल। करंट क्वाइल का प्रतिरोध कम, पोटेंशियल क्वाइल का प्रतिरोध ज्यादा। करंट क्वाइल को सदैव श्रेणी में जोड़ते हैं, पोटेंशियल क्वाइल को सदैव पैरेलल में जोड़ते हैं। तो जीवन भर इस छोटी छोटी बातों को याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन टकरा रहा है। आइए साहब,
अब हम लोग इन सारी बातों को देख लिए। एक और टेस्ट आपका होता है लोड टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट और रीजेनरेटिव टेस्ट। तो क्वेश्चन मैंने देखा था बैक टू बैक टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहिएगा, रीजेनरेटिव टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और क्या कहिएगा, बैक टू बैक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और क्या कहिएगा, संपनर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन दे देगा सभी तो उत्तर सभी पर लगाइएगा। समझ गए? प्रश्न है लोड टेस्ट को या बैक टू बैक टेस्ट को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, रीजेनरेटिव, बैक टू बैक, लोड, संपनर, सभी। तो सभी दीजिएगा। यदि उल्टा पुल्टा रहेगा तो जो उचित है वो आंसर लगाइएगा। क्लियर कंसेप्ट? इसका काम क्या है साहब, ये तापमान को, टेम्परेचर राइज को बताने का काम करता है। क्या करता है यह टेस्ट? टेम्परेचर राइज। आप सब जानते हैं कि हम ट्रांसफार्मर में कभी भी 95 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर उसको ऑपरेट करना नहीं चाहते। 100 के अंदर ही रहना है। 100 तक पहुंच गया, खतरे की घंटी है, तुरंत ट्रांसफार्मर को लोड से क्या करिए, डिसकनेक्ट कर दीजिए। इसीलिए तापमान की जानकारी हमको बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लोग थर्मामीटर का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कल की कक्षा में मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया था साथियों। याद रहेगा, संपनर टेस्ट और आपका लोड टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? बिल्कुल साहब, टेम्परेचर राइज का पता करने के लिए किया जा रहा है। और एक छोटी बात याद रखना, संपनर टेस्ट में दो समान प्रकार के, समान रेटिंग के, समान क्षमता के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और उस ट्रांसफार्मर की कोशिश रहती है कि वो आइडियल स्वभाव को क्या करे साहब, स्वीकार करे। क्या करे? आइडियल स्वभाव को स्वीकार करे। ये सदैव याद रख लीजिएगा, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन पूछ दे संपनर टेस्ट में दो समान प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका क्या जवाब होगा, उसका व्यवहार कैसा होता है? आइडियल। समान प्रकार का मतलब अगर ये 5 kVA है तो दूसरा भी 5 kVA का होगा, ये 10 kVA है तो दूसरा भी 10 kVA का होगा। तो यानी समान रेटिंग के दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी है। विद्यार्थी जी, अगला है मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर। साहब जी समझने का प्रयास करिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वह आपकी क्या होती है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती है। ऐसी ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग हो उसे क्या कहा जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। और इस ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वैरिएक के रूप में करते हैं। यानी इसके माध्यम से हम वोल्टेज के मान को घटा बढ़ा आराम से सकते हैं। लेबोरेटरी में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। बाकी ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग स्टार्टिंग के लिए भी करते हैं। कहां पर साथियों, याद है हमारा थ्री फेज स्क्वायरल केज, याद रखिएगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। कौन सा मोटर? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आप स्टार्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसका रेटिंग कितना होता है, 20 HP से अधिक होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या होता है? 20 HP से अधिक होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। VVI है साहब, याद रखना, 20 HP से अधिक रेटिंग के स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में किसका प्रयोग होगा? आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग होगा। लेकिन एक छोटी बात समझनी है, यहां जो स्टार्टर के रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर लिया है, क्या ये इसको स्टार्ट कर रहा है? नहीं साहब। किस लिए? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। किस चीज से सुरक्षा के लिए? ओवर करंट और अंडर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए। इन दोनों से सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल साथियों करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। यहां पर मैंने आपसे पिछली कक्षा में भी कहा था, हमने सिंगल वाइंडिंग का प्रयोग किया है। सिंगल वाइंडिंग होने के कारण मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का प्रतिरोध अनंत नहीं होता है। इसी वाइंडिंग में टैपिंग कर दिया तो ये वाला आपका क्या हो गया, सेकेंडरी, और ये वाला आपका क्या हो गया, प्राइमरी। अब जरा संरचना देख लीजिए और उससे मुझे बताइए कि यह जो तस्वीर आपके सामने है, यह स्टेप अप की है कि स्टेप डाउन की है? बिल्कुल सही बात है। N1 टोटल है, N2 इतना ही है। जहां पर मेरा टर्न ज्यादा वहां वोल्टेज ज्यादा, जहां टर्न कम वहां वोल्टेज कम। तो इनपुट में V1 ज्यादा, आउटपुट में V2 कम। तो ये कैसा ट्रांसफार्मर है?
स्टेप डाउन है। अगर इधर से इनपुट दीजिएगा, यहां से आउटपुट लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? स्टेप अप हो जाएगा। तो हम बड़ी आसानी से इसको बदल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जब हमारा सिंगल वाइंडिंग यूज हो रहा है तो इसमें कॉपर की मात्रा क्या होती है? कम लगती है। किसकी अपेक्षा? आपके टू वाइंडिंग ट्रांसफर की अपेक्षा। जब कॉपर कम हो गया तो मेरा लॉस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लॉस जब कम हो जाएगा तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ साथियों एक और बात आप यहां ध्यान रखिएगा, शॉर्ट करने का चांसेस इसका ज्यादा रहता है और वहां पर शॉर्ट की चांसेस कम रहती है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या है? डायरेक्ट कनेक्टेड है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? स्वप्रेरण पर। किस पर काम करता है? सेल्फ इंडक्शन पर। यह म्यूचुअल नहीं है, सेल्फ इंडक्शन पर काम करता है। खुद ही क्या है साहब? सक्षम है, पड़ोसी की मदद लेनी इसको नहीं पड़ती है। और इसमें जो है मेरे विद्वान साथियों, दो तरीके से मेरी पावर ट्रांसफर होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक इंडक्टिवली और दूसरा कंडक्टिवली। अब आपका सवाल यह हो सकता है कितनी मात्रा में इंडक्टिवली और कितनी मात्रा में कंडक्टिवली, जरा उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो याद रख लीजिएगा साहब, हमारी जो कंडक्टिवली ट्रांसफर हो रही है, इंडक्टिवली ट्रांसफर VA का मान क्या होता है? 1 - k इंटू इनपुट वोल्ट एम्पियर। यानी स्पष्ट सी बात है, आपका इंडक्टिवली जो ट्रांसफर हो रहा है कितना हो रहा है? 1 - k इंटू पावर इनपुट के बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है साहब? मेरा P इन के बराबर हो रहा है। तो मेरी KVA रेटिंग जितनी भी होगी इनटू क्या कर दीजिए? 1 - k। ये क्या होगा? आपका इंडक्टिवली जाएगा। इसको बिल्कुल, जिनके पास बुक है, इस पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए। ये एक अच्छा हमारा क्या है? पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन की चांसेस प्रबल है। और K का मान तो आप जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है। K को हम क्या कहते हैं? V2/V1, N2/N1, E2/E1। अब जितना टोटल पावर है उस टोटल इनपुट में से इंडक्टिवली घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही ना कंडक्टिवली होगा। तो मेरा टोटल इनपुट क्या है? टोटल इनपुट VA, उसमें से इंडक्टिवली घटाइए। तो VA को कैसे लिखिएगा? V1I1 माइनस आपका क्या होगा? इंडक्टिवली V1 - V2 इंटू I1। तो टोटल क्या होगा? V2 इंटू I1। यानी हम अगर इनपुट VA की बात करें तो मेरा कंडक्टिवली कितना जाता है, यहां पर आप इसको टिक लगा लीजिएगा। कंडक्टिवली जो VA होती है वह आपका क्या होता है? K इंटू P इनपुट के बराबर होता है। और इंडक्टिवली कितना था? इंडक्टिवली कितना था? इंडक्टिवली आपका था P इनपुट इंटू 1 - k। यह दोनों पॉइंट आपका बहुत ही क्या है साहब? इंपोर्टेंट है। समझ गए? यदि आपसे कह दिया जाए मेरे ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है? 1/2 है। क्या कह दिया आपसे? मेरे K का मान कितना है? 1/2 है। और मेरी P इनपुट क्या है साहब? मेरी P इनपुट क्या है? 10 वोल्ट एम्पियर है। ठीक है, मेरी P इनपुट क्या है? 10 वोल्ट एम्पियर है। K का मान कितना है? 1/2 है। अब मेरा सवाल है, कंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफर हो रही है? कंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर हो रही है उसका मान बताइए। K इंटू P इनपुट क्या कीजिएगा? 1/2 गुना 10 करिएगा, बराबर क्या हो गया? 5 वोल्ट एम्पियर। 5 वोल्ट एम्पियर कंडक्टिवली जा रही है। अब बच कितना गया? 5। तो 5 कैसे जा रही है? इंडक्टिवली जा रही। समझ गए क्या हो रही है? 5 आपका जब कंडक्टिवली जा रही तो बचा हुआ क्या हो गया? इंडक्टिवली जा। कंसेप्ट क्लियर? यदि उस फॉर्मूला पर भी चलिएगा, अगर यहां पूछ दे इंडक्टिवली कितना जा रही है, तो 1 - 1/2 इंटू 10, ये भी कितना हो गया? हाफ गुना 10। यह भी तो आपका 5 न आया। समझे बात को? तो यह दोनों चीजों को याद रखना है और इस पर आधारित इस कंसेप्ट को भी दिमाग में फिट रखना है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखना है, हम प्रायः अपने ऑटो ट्रांसफर का प्रयोग स्टेप अप के लिए कभी नहीं करते हैं।
इसका प्रयोग स्टेप डाउन के लिए किया जाता है। इसमें के का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है। के का मान क्या होता है? 1 के कम, 1 के करीब रखते हैं, 0.99 रखते हैं। 1 भी रखने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि जब 1 हो जाएगा तो आइसोलेशन ट्रांसफर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसोलेटिंग ट्रांसफर बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है साहब? ऑटो ट्रांसफार्मर में के का मान सदैव क्या होता है? लेस देन 1 हुआ करता है। अब एक और छोटी बात समझिए कटारिया साहब। पॉइंट ये है कि हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर का क्या हो रहा है? बचत। 2 वाइंडिंग में कॉपर हमको ज्यादा लग रही है। कितना बचत हो रहा है साहब उसकी अपेक्षा? ये बताइए कितना बचत हो रहा है? के टाइम्स बचत हो रहा है। कितना बचत हो रहा है? के गुना बचत हो रहा है। यानी अगर हम कॉपर सेविंग की बात करेंगे साथियों, तो जरा ध्यान दे दीजिएगा। हमारी जो कॉपर सेविंग है वह कितनी है? के टाइम्स है। क्या है साहब? के टाइम्स है। अभी यहां पर हमने बताया है, फिर रखिए, और इसके बारे में तो चर्चा कर लिया है। अब आप कॉपर बचत की जब बात करेंगे तो मेरे सेविंग ऑफ कॉपर क्या हो जाती है? आपका के टाइम्स हो जाती है। यानी आप यहां से ध्यान रख लीजिए, अगर आपका 1/2 हमारा क्या है साहब? के का मान है, तो मेरी कॉपर की सेविंग कितनी हो जाएगी? वह भी आपकी 50% हो जाएगी। यानी 1/2 गुना 100 बराबर 50%। यदि मेरा के कितना है? सपोज के लिए 0.9 है, कितना सेविंग हो जाएगा? 90% हो जाएगा। अगर मेरा के क्या है? 0.85 है, तो कितना सेविंग हो जाएगा? 85% हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, कॉपर की सेविंग जो होती है वह के का गुणज होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा। तो इसीलिए आप सबको ध्यान रखना है कि हमारे के मान में क्या हो जाएगा? जितना के उतना का बचत। सब क्लियर? आइए साहब, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या क्या फायदा है? इसकी संरचना सरल होती है। वोल्टेज को आसानी से क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। समझ गए? रेंज भी क्या होता है? ज्यादा। आप लोगों ने तो इस तरह का अपने आईटीआई के दौरान प्रैक्टिकल में देखा ही होगा। यह जो उपकरण है, हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इसके माध्यम से यहां लिखा रहता है 150, 240, 320, 360 अलग अलग वोल्टेज लिखा रहता है। अब फिर इस नोब को घुमा करके उतने पर ले जाके रखते हैं, तब चेक करते हैं कि 300 वोल्ट पर इतना आ रहा है, 320 पर इतना आ रहा है, 400 पर इतना आ रहा है, 150 पर इतना आ रहा है। फिर हम लोग उसके आधार पर ग्राफ बनाने का काम करते हैं। प्रैक्टिकल में तो ये सब चीज आप लोगों ने किया ही होगा, है कि नहीं है? चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारी चर्चा होगी साथियों, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या सब दिक्कत है। तो हम सब लोग इस बात को समझते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी इसको स्टेप अप करने का प्रयास नहीं करना है। यदि स्टेप अप करने का प्रयास करिएगा तो एक क्षमता के बाद यह बिल्कुल क्या होता है? जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं? 20% का ओवरलोड बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं तो फिर आपकी ट्रांसफार्मर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इसका इंपीडेंस भी क्या है? कम है। करंट को सहने की ताकत भी इसकी क्या है? कम है। प्राइमरी सेकेंडरी के बीच का प्रतिरोध क्या है साहब? यहां बहुत कम है। दोनों डायरेक्ट जुड़ा होता है, कंडक्टिवली इंडक्टिवली दोनों तरीके से क्या हो रही है? मेरा पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए यहां पर इन चीजों को लेके हमें क्या करना है? सचेत रहना है। कहां कहां प्रयोग है? तो पहला मेरा बूस्टर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन यह आ चुका है साथियों, बूस्टर ट्रांसफार्मर के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? तो आप जवाब दीजिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का। यह वोल्टेज को उत्पन्न नहीं करता, वोल्टेज के लॉस को कंपनसेट करता है। यदि कहीं कम हो गया है तो इससे थोड़ा बढ़ा करके एडजस्ट कर दीजिए, अब वोल्टेज रेगुलेशन आपकी मेंटेन हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम इसका स्टार्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। कहां पर? एसी मशीन में। और एसी में कौन सा मशीन? 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन
मोटर। कौन सा मोटर साहब? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ऑटोमोबाइल में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है, वैरियक के रूप में यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक वाले स्टेबलाइजर में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजर में भी वोल्टेज को घटाना बढ़ाना पड़ता है। जिस स्टेबलाइजर में हाथ से नोब को घुमाकर वोल्टेज घटाया बढ़ाया जाए उसे क्या कहा जाएगा? मैनुअल स्टेबलाइजर कहा जाएगा। जिसमें रिले के माध्यम से ऑटोमेटिक वोल्टेज एडजस्ट करे उसे क्या कहा जाएगा? ऑटोमेटिक या ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर कहा जाएगा। आजकल हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑटो कट का प्रयोग करते हैं, है ना विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। क्या नाम है साहब? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जिसमें पहला सीटी है और दूसरा पीटी है। सीटी का पूरा नाम है करंट ट्रांसफार्मर। ये उच्च धारा को क्या करता है? मापता है। क्या करता है साहब? उच्च धारा मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये मेरा पीटी है साहब, ये किसके लिए यूज करते हैं? उच्च वोल्टेज को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है मैं वही पॉइंट आपको बता रहा हूं। सीटी क्या है? एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है साहब? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। मेरा पीटी क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। साहब जी आप जानते हैं हमारा जो सीटी है इसका प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में टर्न बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कम, 1 2 5, इससे ज्यादा नहीं, 1 2 मात्र। इसका सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में टर्न क्या होती हैं? अधिक होती हैं। इतना ही नहीं साहब, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका सेकेंडरी में आप 3 से 5 एम्पियर का क्या लगाते हैं? अमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 3 से 5 एम्पियर का अमीटर। और फिर हमें क्या मालूम है? गौर कीजिएगा साहब, हमें सेकेंडरी का करंट I2 पता चल गया, ठीक है। हमें पहले से सेकेंडरी का टर्न हम ही जब बनाए हैं तो हमको मालूम है, N2 भी हमको मालूम है। प्राइमरी का टर्न मात्र 1 या 2 है तो वह भी हमको N1 मालूम है। दिक्कत कहां पर है? तो प्राइमरी का करंट हमको मालूम नहीं है, तो प्राइमरी का I1 हमको मालूम नहीं है। आप सब जानते हैं क्या रिलेशन होता है? N2/N1 बराबर I1 बटा I2 होता है। यहां से I1 क्या निकाल लीजिएगा? N2I2 बटे N1। मेरा मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? 1000 एम्पियर का भी करंट हो कि 3000 एम्पियर का हो, सब हम लोग मात्र 3 से 5 एम्पियर के अमीटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये हमारा सीटी है। लेकिन एक छोटी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीटी के सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखा जाता है। हमेशा इसका सेकेंडरी क्या होना चाहिए साहब? ध्यान रखिएगा, इसका सेकेंडरी शॉर्टेड होना चाहिए। सेकेंडरी सदैव बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अगर आपने इसके सेकेंडरी को खुला छोड़ दिया, प्राइमरी में इतनी ज्यादा धारा सर्कुलेट करेगी, वोल्टेज बहुत बढ़ेगा, तुरंत वह जलकर राख हो जाएगी। इसीलिए हमेशा सीटी के सेकेंडरी को क्या किया जाता है? शॉर्टेड रखा जाता है, बंद रखा जाता है। आज तक की परीक्षा में यही 5 प्रश्न इससे पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। एक छोटा सा चीज और बताऊंगा जिसकी संभावना बनती है। पहले अब इसके बारे में देख लेते हैं। उच्च वोल्टेज को मापने के लिए यूज होता है, स्टेप डाउन है साहब। इसमें क्या होता है? आपका प्राइमरी में टर्न आपकी क्या होती है? अधिक होती है। हमारे सेकेंडरी में आपका टर्न क्या होता है? कम होता है। और साहब इसके सेकेंडरी में कितने का विद्यार्थी जी? इसके सेकेंडरी में 110 से 120 वोल्ट का हम क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर लगाते हैं। और फिर हम इसकी मदद से हजारों वोल्ट के प्राइमरी के मान को कैलकुलेट करने में सक्षम हो जाते हैं। यहां क्या कंसेप्ट होता है? मुझे N1 मालूम है, N2 भी मालूम है, V2 भी मालूम है, V1 हमें पता नहीं है। क्या करिएगा साहब? आप जानते हैं N2 बराबर V2/V1। यहां से V1 लिखिएगा, क्या लिखिएगा? V2 N1 बटे
N2, ऐसा करके आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा? बिल्कुल हो जाएगा। विद्यार्थी इसका सेकेंडरी खुला भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी ओपन भी रहे तो परेशानी नहीं है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए याद रखना, निम्नलिखित में किस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी खुला हो तो कोई दिक्कत नहीं है? सीटी की पीटी? पीटी। किसका सेकेंडरी खुला नहीं होना चाहिए? सीटी का नहीं होना चाहिए। किसके प्राइमरी में फ्यू टर्न्स, एक या दो होता है? सीटी में होता है। सीटी एक प्रकार का कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप है। साहब जी, सीटी जब स्टेप अप है तो उसके सेकेंडरी में कितने रेंज का अमीटर लगाते हैं? 3 से 5 एम्पियर का अमीटर लगाते हैं। कंसेप्ट क्लियर? विद्यार्थी जी, अब एक छोटी सी चीज है, सिंबल सीटी का कैसा होता है, पीटी का कैसा होता है, जरा साहब बताइए। मैं आपके सामने तस्वीर बना रहा हूं। आपके सामने मैं तस्वीर बना रहा हूं। तस्वीर इस तरह की है। ये किसका सिंबल है? बढ़िया से सोच के बताइएगा, बढ़िया से सोच के बताइएगा, ठीक है? अब जरा सोच के बताएं। चलिए साहब, कुछ भी बोलिए, कोई टेंशन नहीं है, जल्दी बताइए साहब। ये ऑटो नहीं है विद्यार्थी, ठीक है? ये वाला ऐसे रहे या फिगर ऐसे रहे। यह क्या है? सीटी है। यह क्या है? सीटी है, ठीक है? और ये देख रहे हैं ना, कम टर्न है, इधर क्या है? ज्यादा है। ये किसका एग्जाम्पल है? पीटी का है। किसका है? पीटी का है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का है। मेरी जो ऑटो ट्रांसफार्मर होती है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। यह किसका है? ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है। अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर का दिखाना हो तो वह क्या होता है? देख लीजिए अनिल बाबू, ये हमारा क्या है साहब? ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम दो सर्किल को इस तरह से दिखा दें, ठीक है, दोनों सर्किल एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो यह क्या है मेरा? समान रूप से ट्रांसफार्मर है। विद्यार्थी, आप लोगों के पास समय है, कॉपी कलम है, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है? इसमें से क्वेश्चन के टकराने का चांस है। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ऊपर वाला, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, ये सीटी है। ऐसा सिंबल हो चाहे ऐसा सिंबल हो, सीटी का क्या होता है? पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, तो पोटेंशियल क्या होता है? स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन होता है तो उल्टा फोटो बन गया, छोटा कर लीजिए। हाँ, अब हो गया, ठीक है? घटा दीजिए एक, ठीक है? अब हो गया। अब वो दिखा रहा है कि बहुत फ्यू टर्न है, कहां पर? मेरे प्राइमरी में। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप सभी लोगों ने? तो हम लोग देख लिए हमारी सिटी में, आप देख रहे हैं कि प्राइमरी में क्या है? बहुत कम टर्न है। सेकेंडरी में टर्न आपकी क्या है? ज्यादा है। यहां पर हमने क्या लगाया है? अमीटर लगाया है। अगर देखा जाए तो इसमें क्या होती है? हाई वोल्टेज का टर्मिनल यहां पर, और हमारी पोर्सिलिन की इंसुलेटर हम यूज करते हैं, ठीक है? कहां के लिए? ये जो हमारी सीटी और पीटी है प्रायः सब स्टेशनों में देखने को आपको मिलती है। समझ गए? कहां मिलती है? सब स्टेशन वगैरह में, जनरेटिंग स्टेशन वगैरह में। और ये पोर्सिलिन का इंसुलेटर जितना ज्यादा होगा हमारी मान उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी वोल्टेज के रेटिंग के आधार पर क्या होता है? इंसुलेटर की मोटाई तय की जाती है। जितना मोटा इंसुलेशन होगा मतलब वोल्टेज उतना ज्यादा है। साथियों, यहां पर छोटी सी बात समझने का प्रयास करिएगा। सीटी के प्राइमरी और सेकेंडरी के फेरों का अनुपात क्या होता है? 1:5, यानी 5 गुना होता है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में कितना? 1 होता है। ये हम लोग लेकर चलते हैं। सीटी हमेशा सर्किट के साथ कैसे जुड़ा होगा? सीरीज में होगा। सीटी का सेकेंडरी कभी भी खुला नहीं होना चाहिए, हमेशा शॉर्टेड होना चाहिए। अगर खुला हो गया तो वह जलकर राख हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को बिना संपर्क के मापता है उसे क्या कहते हैं?
टोंग टेस्टर कहते हैं, क्लैंप मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? यह जो मेरा टोंग टेस्टर है इसी को क्लैंप मीटर कहा जाता है। बीच से तार ऐसे करके हुक को दबाइए, इसमें ऐसे फंस गया, अब फिर आपका करंट बता देगा। क्या करेगा? करंट बता देगा। बिना कंडक्टर में टच किए हुए धारा मापने वाला उपकरण का नाम क्या है साहब? हमारा आपका टोंग टेस्टर है। और टोंग टेस्टर को ही किस नाम से जानते हैं? क्लैंप मीटर के नाम से जानते हैं। समझ गए विद्यार्थी जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लिए हम लोग कैसे 100, 200, 1000 एम्पियर के रेंज तक की धारा को कैसे हम 3 से 5 एम्पियर के एमीटर से मापने में सक्षम हो जा रहे हैं। ये मेरा साहब पोटेंशियल ट्रांसफर का स्वरूप है। इसका नीचे का डिब्बा बड़ा होता है, ऊपर का छोटा रहता है। समझ गए कि नहीं? यहां पर हमने लगाया है 0 से लेकर 110 के रेंज का वोल्टमीटर, यानी कम मान का वोल्टमीटर हम लगाते हैं। इसके प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में टर्न्स क्या है? कम है। इसमें कोई शक नहीं है। इसका सेकेंडरी खुला भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको शॉर्ट करने की कोई मजबूरी हमारी नहीं होती है। हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेकेंडरी टर्मिनल को अर्थ से जरूर जोड़ देते हैं ताकि काम करने वाले व्यक्ति को झटका ना लगे। तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। आप सब जानते हैं क्या होता है साहब? पहले सेफ्टी देन वर्क, ये हमारा फॉर्मूला ही होता है। और पीटी को, पोटेंशियल ट्रांसफर को सदैव कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो क्या क्या चीज आपने देख लिया? पीटी को सदैव पैरेलल में जोड़ा जाएगा, सीटी को सदैव श्रेणी में जोड़ा जाएगा। ये सारी चीजें आप सबने क्या किया? समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं 3 फेज के बारे में। 3 फेज पर हम चर्चा करते हैं। हमारी 3 फेज की जो ट्रांसफर है उसमें 2 तरह का ही कनेक्शन हो सकता है। डेल्टा एक बनेगा स्ट्रक्चर, एक आपका क्या होगा? स्टार होगा। अब इसके बारे में थोड़ा 1 मिनट समझ लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हमारे पास 3 कंडक्टर हो और उसकी कॉम्बिनेशन बनानी हो, 3 फेज की बात हो, तो हम 2 ही तरीके से उसका कनेक्शन कर सकते हैं। या तो हम डेल्टा में करेंगे या नहीं तो हम कैसे करेंगे साहब? स्टार में करेंगे। स्टार में जब हम कनेक्शन करते हैं साथियों तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा आर है, ये वाई है, ये मेरा बी है। ये हमारी उभयनिष्ठ बिंदु है। इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। इससे जो तार निकली है इसे न्यूट्रल तार कहा जाता है, न्यूट्रल वायर कहा जाता है। ये साहब मेरा आर है, ये वाई है और ये क्या है? बी है। ठीक है, अब यहां गौर कीजिएगा साहब, इस तरीके से मेरा चल रहा है। आप प्रायः इस तरह का देखते होंगे, है ना? इसीलिए कंफ्यूज मत होना है। ये आर है, ये वाई है और बी है, ये मेरा न्यूट्रल है। विद्यार्थी, मैं 2-3 बातें आपसे पूछ रहा हूं। क्लोज लूप कहां बन रहा है? क्लोज लूप कहां बन रहा है? डेल्टा में बन रहा है। कितना? चौथा न्यूट्रल है इसमें? नहीं है। न्यूट्रल यहां पर क्या है? नहीं है। कितना तार है? 3। कितना फेज है? 3। कहां यूज होगा? 3 फेज 3 तार प्रणाली में इसका क्या होगा? यूज होगा। ये बातें क्लियर? अब आइए साहब, इसका जो स्थिति होती है, यहां पर मेरा फेज वोल्टेज है ना और मेरी लाइन वोल्टेज दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर। यानी इसमें फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज होता है। लेकिन यहां पर फेज करंट क्या होता है? मेरे लाइन करंट का 1/√3 टाइम्स होता है। यही आप क्या लिख दीजिएगा? IL बराबर √3I PH लिख दीजिएगा। अगर हम पावर की बात करें तो इसमें मेरा 3 फेज का पावर कितना होता है? √3 VL IL cos phi होता है। यदि हम फेज में व्यक्त करें तो 3 VPH IPH cos phi होता है। ये किसका सूत्र है साहब? शक्ति का सूत्र है। आप कंफर्म होइए, ALP में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, डेल्टा के बारे में पूछेगा तो। समझ गए? कोई लूप नहीं, क्लोज लूप बनता है, न्यूट्रल नहीं होती है। 3 फेज 3 तार का ही व्यवस्था हो सकता है। VL बराबर VPH होता है, IPH IL बटा √3 के बराबर होता है, IL √3 IPH के बराबर होता है। पावर का सूत्र 3 VPH IPH cos phi होती है, या नहीं तो √3 VL IL cos phi होती है। इतना को आप कंठार कीजिए, घोर के पी लीजिए, ये क्वेश्चन गारंटी है। साहब जी अब इसमें आ जाइए।
स्टार में क्या देखा, उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु से एक तार निकाला है, वो न्यूट्रल तार है। मेरे न्यूट्रल तार की मोटाई फेज तार की क्या होती है, फेज तार के मोटाई की आधी होती है। क्या होती है, फेज तार के मोटाई की आधी होती है। कंसेप्ट क्लियर विद्यार्थी जी? अब जरा समझ लीजिए, तीनों फेज के तार का क्या होता है, मोटाई समान होता है। यहां एक तार, दो तार, तीन तार मिला, तो यानी स्पष्ट है हमारी क्या होती है, इसके माध्यम से तीन फेज और चार तार प्रणाली का क्या होता है, विकास हो जाता है। क्या होता है, विकास हो जाता है। उसके अलावे साथियों, यहां पर मेरा जो सिचुएशन है, आपका VL बराबर √3 VPH होता है। मेरी VPH बराबर VL बटा √3 होती है। मेरी IPH IL के क्या होती है, बराबर होती है। इसमें भी यदि आप पावर देखिएगा तो क्या होगा, √3 VL IL cos phi होगा। इसमें भी यदि आप पावर को फेज में व्यक्त कीजिएगा तो 3 VPH IPH cos phi होगा। और जो बहुत कॉमन चीज दोनों के लिए है, दोनों में सदैव याद रखिएगा, दोनों में आपका फेज का अंतर, दोनों में फेज अंतर 120 डिग्री होता है। दोनों में फेज अंतर कितना होता है, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, 120 डिग्री का होता है। यहां से 4 से 5 प्रश्न लगभग हर सेट में टकराएंगे। जब ये आ रहा है, आज से या कल से बुक आ जाएगा मार्केट में, देखिएगा 6 सेट में क्वेश्चन पक्का का पक्का पूछा हुआ है। हाँ, यही इतने से 3-4 क्वेश्चन टकरा रहा, इस बार भी आएगा ही आएगा। 3 फेज कनेक्शन में दो फेज के बीच कितने का अंतर होता है, 120 का होता है। स्वाभाविक सी बात है। न्यूट्रल से होकर जाने वाली करंट जब 0 होगी तो क्या कहलाएगा, सर्किट बैलेंस होगा। पावर का मान दोनों सर्किट में समान होता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम स्टार में डेवलप होता है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम डेल्टा में डेवलप होता है। ये लाइन और फेज के करंट के बीच का रिलेशन, इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। समझ गए विद्यार्थी जी? अब एक छोटी बात, जब साहब भी आए हुए हैं तो वो क्या है, हमारा जो स्टार है इसकी विशेषता है साथियों। क्या विशेषता है, इसका प्रयोग पावर एवं लाइट लोड के लिए करते हैं। दोनों तरह के लोड के लिए करते हैं। लाइट मतलब हल्का लोड, प्रकाश का लोड, पंखे का लोड, हम लोगों का सिंगल फेज का सप्लाई। अब पावर मतलब हो गया आपका 400 वोल्ट 415 वोल्ट का लोड, जो कि आटा चक्की मिल में, बर्फ फैक्ट्री में, छोटी इंडस्ट्री में दे रहे हैं। उस दोनों को सप्लाई देने में यहां से क्या होते हैं, हम साहब सक्षम होते हैं। ये किसके द्वारा हो रहा है, स्टार के द्वारा। वोल्टेज कहां ज्यादा मिल रहा है, वोल्टेज कहां ज्यादा मिल रहा है, स्टार में मिल रहा है। समझ गए, वोल्टेज कहां ज्यादा मिल रहा है, स्टार में मिल रहा है। आप देख रहे हैं ना, वहां लाइन और फेज बराबर है। इसका लाइन देख लीजिए, फेज का √3 गुना ज्यादा है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स कम लगने के बावजूद भी मेरे स्टार से हमको वोल्टेज क्या मिलती है, अधिक मिलती है। और हम लाइन वोल्टेज को यानी फेज वोल्टेज को घटाना चाहते हैं तो कहां घटा पाते हैं, स्टार में। इसीलिए तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने रेंज के लिए साहब, 5 से 20 HP तक के लिए। नोट कर लीजिएगा दिमाग में, 5 HP से 20 HP तक आपका SCIM स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कौन सा स्टार्टर जी, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग होता है। स्टार में मेरी शुरुआत में वोल्टेज कम हो जाती है, करंट कम हो जाती है, हम क्या होते हैं, पूरी तरह से सेफ होते हैं, है ना। आपकी स्टार्टिंग करंट के मान में कमी आने से परिपथ सुरक्षित रह जाता है, नहीं तो आपका सर्किट क्या होगा, जल जाएगा। सर्किट क्या होगा, जल जाएगा। क्योंकि हम लोग जब चर्चा करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का तो वहां भी इसकी हम बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टार डेल्टा का प्रयोग स्टार्टर के रूप में भी हम लोग कर रहे हैं। अब आइए छोटी सी बात समझते हैं। मेरा कनेक्शन यहां 4 प्रकार का हो सकता है। आप स्टार और डेल्टा को जब समझ गए तो हो सकता है दोनों तरफ हम डेल्टा डेल्टा ही कर दें,
हो सकता है हम स्टार स्टार ही दोनों तरफ कर दें, हो सकता है हम डेल्टा और स्टार करें, हो सकता है हम स्टार और डेल्टा करें, है ना। ये 4 कनेक्शन हो सकता है। स्टार स्टार के साथ समस्या है कि इसमें उच्च हार्मोनिक्स विकसित होती है। क्या होती है? उच्च हार्मोनिक्स विकसित होती है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्टार स्टार में इधर स्टार, बीच में डेल्टा और फिर स्टार, ये जो डेल्टा है इसे क्या कहा जाता है? टर्सियरी वाइंडिंग कहा जाता है। यानी 2 के बीच में जब तीसरा हम घुसा दिए और वो तीसरा दोनों का उल्टा है तो उसे क्या कहा जाता है? टर्सरी वाइंडिंग। कंसेप्ट क्लियर? और इस टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग करने से मेरी हार्मोनिक्स क्या होती है? कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है और हमारा ट्रांसफर उपयोग के लायक हो जाता है, नहीं तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है। और स्टार स्टार जब रहेगा, गारंटी रख लीजिए उसके न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अनबैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी साहब? अनबैलेंस हो जाएगी। और अनबैलेंस कंडीशन पर इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं होता है। हमें झटका लग सकता है, हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। ये विद्यार्थी जी, अब ये जो तस्वीर है ये किसका है? स्टार स्टार का। इसका प्रयोग करना हम लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। इसके बीच में अब क्या लगाने लगे? डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग यूज करने लगे, फिर इसका प्रयोग करते हैं और इसके वजह से मेरे लाइन इंटरफेरेंस भी होती है। यदि इस ट्रांसफर के बगल से आप गुजार रहे हैं टेलीफोन लाइन, तो आप रेडियो में देखे होंगे, आप लोगों ने अपने जीवन काल में रेडियो देखा होगा। 2000 से पहले अगर कोई होंगे देखे होंगे, 2000 के बाद जो आए हैं तो शायद नहीं भी देखे होंगे, गूगल पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो रेडियो जो होता है, जब मोबाइल पर कॉल आने वाला रहता था तो रेडियो उससे कुछ सेकंड पहले कर 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 आवाज करता था, अब फिर देखते थे 2 सेकंड में फोन इधर आ गया। तो आपको दिमाग में ठनकता होगा कि जरूर इसी कारण से ऐसा हो रहा था। इंटरफेरेंस, आवृत्ति में कहीं न कहीं क्या हो रही है? परिवर्तन, छेड़छाड़, बाधा उत्पन्न हो रही है। वो डिस्टॉर्शन किसके कारण होता है? स्टार स्टार के कारण होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो थर्ड हार्मोनिक वेव है उसका यहां पर विकास हो रहा है। इसलिए करके हम लोग क्या करते हैं साहब? इसका प्रयोग कम करते हैं, लेकिन अब इसका प्रयोग करते हैं तो टर्सरी वाइंडिंग के साथ करते हैं। और यदि प्रयोग होता भी है तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए होता है। इसके लिए होता है साहब? वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ये मेरा डेल्टा डेल्टा है, इसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं आती है, पूरी तरह से क्या होता है? शांत, एकदम अस्थिर रहता है, नॉर्मल रहता है साथियों। और इसके प्राइमरी भी डेल्टा में, सेकेंडरी भी डेल्टा में। और यह भी छोटी बात याद रखना, अगर दोनों स्टार स्टार है, दोनों डेल्टा डेल्टा है, तो दोनों के बीच हमारा फेज डिफरेंस कितना है? बिल्कुल साथियों, फेज डिफरेंस 0 का है। प्राइमरी सेकेंडरी कनेक्शन के वाइंडिंग के बीच कितने का? 0। आपस में 120 है। इसके तीनों फेज जो रेड येलो ब्लू हैं उस दोनों में 120 है। लेकिन यदि ये स्टार स्टार कनेक्शन है तो मेरा प्राइमरी और मेरा सेकेंडरी, इसके सापेक्ष अगर पूछा जाए तो दोनों वाइंडिंग में कितना फेज अंतर है? 0 है। दोनों सेम का सेम है। इसीलिए साहब अब चलिए हम लोग जरा आगे बढ़ जाएं साहब। डेल्टा डेल्टा से तो हम लोगों को 3 फेज 3 वायर ही मिलेगा, है ना। अब अगला आपका है स्टार डेल्टा। ये स्टार डेल्टा का प्रयोग हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं। इसलिए करते हैं, डाउन करने के लिए करते हैं। और जैसे ही बात हो जाएगी स्टार डेल्टा की, तो इसमें फेज का अंतर कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। विद्यार्थी जी अब आगे बढ़िए। हमारा है डेल्टा स्टार। ये वो ट्रांसफर है जिसका प्रयोग विशेष रूप से स्टेप अप के लिए होता है। ये बनाया स्टेप अप के लिए गया है, लेकिन इसका स्पेशल यूज कहां है साहब? इसका स्पेशल यूज हम लोग करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, जो कि मुखिया जी सरपंच साहब के दरवाजे पर लगा हुआ रहता है। गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर आप देखते हैं, जिसके द्वारा हम क्या किया? एक न्यूट्रल एक फेज से कनेक्शन ले लेते हैं। मेरे घर में जो सप्लाई आती है साहब, वह आपकी 230 वोल्ट एसी सिंगल फेज की, वह इसी के माध्यम से प्राप्त होती है।
समझ गए? इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जब इसका यूज करते हैं तो स्टेप डाउन के रूप में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, स्टेप डाउन के रूप में होता है। और स्टेप अप के रूप में जो होता है तो वह जेनरेटिंग स्टेशन पर साहब हमारा क्या होता है, प्रयोग में लिया जाता है। तो याद रखिएगा साहब, जब कभी भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो न्यूट्रल को सदैव अर्थ से क्या करना है, इसके कॉमन पॉइंट को, उभयनिष्ठ बिंदु को सदैव अर्थ के साथ हम लोगों को जोड़ना है। और यहां पर एरर हो, गड़बड़ी हो, तो आजकल तो बहुत व्यवस्था हमारे पास है, हम लोग रिले वगैरह का यूज कर लेते हैं, तुरंत हमको इंडिकेशन मिल जाता है और जहां कोई परेशानी उसको हम लोग एडजस्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसमें भी कितने का अंतर है, 30 डिग्री का। डेल्टा स्टार में कितने का अंतर है, 30 का। समझ गए विद्यार्थी जी? तो इस तरह से अब ये आपका इंटर स्टार इंटर डेल्टा है। तो ये इंटर स्टार का मतलब क्या है, इधर तो मेरा स्टार है लेकिन इधर आपकी क्या है, स्टार के साथ फिर हमने क्या किया, डबल स्टार। तो स्टार के साथ डबल स्टार यानी स्टार में स्टार, इसीलिए इसको स्टार इंटर स्टार। इस तरह का कनेक्शन पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। समझ गए? क्या किया जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। और ये डेल्टा इंटर स्टार है, तो इसका भी प्रयोग हम लोग उसी क्षेत्र में वोल्टेज को क्या करने के लिए, स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए, जहां पर हमको साहब ग्राउंड को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अब पहाड़ी क्षेत्र में कहां मिट्टी खोजिएगा, वहां तो पत्थर है, चट्टान है। अर्थ के साथ कनेक्शन में जाइएगा तो वहां तो आपका 2,000 फीट का नीचे गड्ढा करना पड़ेगा, उतना संभव हो नहीं पाता है। तो ऐसे जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार का हम लोग प्रयोग करने का काम करते हैं। ये हाईलाइटेड है, हम लोग ध्यान रखिएगा साहब। हमने क्या किया, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन था, एक मेरा फेज क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, एक वाइंडिंग मेरी डैमेज कर गई। तो हम क्या करते हैं, उस डैमेज वाले हिस्से की मरम्मत करने का प्रयास करते हैं। अब बाकी इस दोनों से ये ओपन जब हो गया, तो एक जब ओपन हो गया तो आकृति कैसी बन गई, भी की तरह। तो इसी को कहा जाता है ओपन डेल्टा, या इसी को क्या कहते हैं, V2V कनेक्शन कहते हैं। और V2V कनेक्शन में हम लोग 57.7% लोड को मैनेज कर पाते हैं, यानी आपका बोलचाल की भाषा में 58% को, ठीक है। लेकिन ये फैसिलिटी स्टार में नहीं मिल पाती है, ये सिर्फ कहां मिलती है, हमको डेल्टा में मिलती है। आइए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारी चर्चा है साहब, ये टर्सरी वाइंडिंग आपने देखा, 2 स्टार के बीच में एक क्या है, आपका डेल्टा है, और ये हार्मोनिक्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आपसे एक छोटा प्रश्न ये उठ सकता है, यदि हम स्टार के न्यूट्रल को अर्थ से नहीं जोड़ते हैं तो क्या होता है। वैसी स्थिति में मेरी न्यूट्रल की पॉइंट क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, मेरा सर्किट असंतुलित हो जाएगा, जिससे हमें नुकसान होगा। इससे बचने के लिए, न्यूट्रल पॉइंट को अस्थिर करने के लिए हमें निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, अर्थ के साथ इसका कनेक्शन करना चाहिए, ठीक है। और ये बीच में जो डेल्टा दे दिया तो उससे क्या हो गया, इस टर्सरी में बीच में जो डेल्टा दे दिया, इससे मेरी हार्मोनिक्स क्या हो गई, डिस्टॉर्शंस, ये आपकी खत्म हो गई, जीरो हो गई। अब ये प्रयोग के लायक जो है हमारे लिए हो गया, किसी तरह का नुकसान हमें अब नहीं होगा, हम जरूरत के हिसाब से लोड को सप्लाई देने में सक्षम हो जाएंगे। ये चीजें यहां से हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपका एस्कॉट या T2T कनेक्शन है। ये एस्कॉट या T2T कनेक्शन जो है 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए किया जाता है, या 2 फेज को 3 फेज में बदलने के लिए किया जाता है। आप देखिए यहां पर मेरे इनपुट में क्या है साहब, 3 फेज की सप्लाई है, और इधर आपने क्या किया है, 2 फेज का एसी मिला, 2 फेज का एसी मिला। ये जो वर्टिकल है इसको क्या कहते हैं, टीजर ट्रांसफर कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल इसको क्या कहते हैं, मेन ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, मेन ट्रांसफर कहते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, हमारी क्या होती हैं, जो वर्टिकल है वो कौन सा है, टीजर, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, मेन ट्रांसफर है। समझ गए कि नहीं। तो ये वाला मेरा क्या है, यह मेरा
टीजर ट्रांसफार्मर है और ये मेरी क्या है, मेन ट्रांसफार्मर है। मेन में वाइंडिंग को कितने पर हमने साहब जी यहां पर किया है टैपिंग, 50% पर। और टीजर में कितने पे, 86.6% पर। कितने पर, 86.6 पर। तो एएलपी में जो प्रश्न आएगा वो यही प्रश्न आएगा कि टीजर ट्रांसफार्मर या मेन ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं। पहला ये हो सकता है एस्कॉट कनेक्शन या T2T कनेक्शन में। एक क्वेश्चन था कि T2T कनेक्शन को किस नाम से जाना जाता है, तो एस्कॉट कनेक्शन के नाम से। दूसरा क्वेश्चन है टीजर ट्रांसफार्मर, मतलब आपका क्वेश्चन है कि T2T कनेक्शन में ऊर्ध्वाधर स्ट्रक्चर में जो ट्रांसफर होती है क्या कहते हैं, टीजर। हॉरिजॉन्टल जो होती है उसको क्या कहते हैं, मेन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि टीजर ट्रांसफर का मतलब टीटी कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। और इस तरह का काम हम लोग भट्टियों में किया करते हैं। भट्टियों को गर्म करने के लिए, चलाने के लिए 2 फेज की सप्लाई हो उसको 3 फेज में बदलना है तब भी यूज कीजिएगा, या 3 फेज को 2 में बदलना है तब भी यूज कीजिएगा। कौन सा कनेक्शन साहब, T2T कनेक्शन या एस्कॉट कनेक्शन। कंसेप्ट क्लियर। चलिए साहब अब हम लोग यहां देखते हैं ट्रांसफर का पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन इसलिए किया जाता है, एक ट्रांसफर हमारे पास मान लीजिए डैमेज हो गया, ठीक है, और एक ही से हम काम चला रहे थे, तो क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा। फिर सब आदमी मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा कीजिएगा, तो जब 40-50 हजार होगा तो घूस जाके दीजिएगा, तब भी ट्रांसफर लगेगा, है कि नहीं है। तो अगर हमारे पास 2 ट्रांसफर है, हम उसको पैरेलल ऑपरेट करते हैं, तो एक डैमेज हो गया तो एक से मेरा काम चल रहा है, अंधेरा नहीं छाएगा, मतलब स्पष्ट है कि कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन रहेगी। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि अचानक डिमांड लोड का बढ़ गया, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब देख लीजिए 15 दिन बाद कितनी ज्यादा बिजली की जरूरत होगी, 1 मिनट बिना पंखा के आप रह नहीं पाएंगे, है कि नहीं है। तो उस समय डिमांड बढ़ जाएगी। अब डिमांड जब बढ़ेगी, अकेला ट्रांसफार्मर निर्धारित लोड 50 केवीए का है, 11 केवीए का है सपोज के लिए, या 100 केवीए का है, और हमारी डिमांड बढ़ गई साहब 160 केवीए, क्या कीजिएगा। दूसरा रहेगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा, लोड का एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, है कि नहीं है। तो मतलब एक सीधा सा सवाल यहां आता है कि ट्रांसफार्मर का समांतर संयोजन किया जाता है, तो उसका सीधा उत्तर दीजिएगा विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए। और विश्वसनीयता बढ़ाने का मतलब है कि हमारी बिना किसी बाधा के आपूर्ति सदैव प्राप्त होती रहे। लोड जब बढ़ जाए तो उस लोड को हम सेटलमेंट कर लें, लोड की आपूर्ति को पूरा कर लें। किसी भी परिस्थिति में कंज्यूमर जो है बिना बिजली के ना रह पाए, वैसी व्यवस्था हम लोग उसको मैनेज करें कि सदैव उसको सप्लाई मिलती रहे। अब पैरेलल जब हम कर रहे हैं तो क्या जैसे मन वैसे कर देंगे, कुछ कंडीशन का पालन करना पड़ता है। क्या कंडीशन है साहब, ये मेरा ट्रांसफार्मर ए है, ये मेरा ट्रांसफार्मर बी है, पोलैरिटी मस्ट बी सेम। देख लीजिए साहब, ये मेरा क्या है, आपका इनपुट का बस बार है, यह क्या है उधर आउटपुट का बस बार है, ये क्या है आउटपुट का बस बार है। साहब इनपुट मेरी ए की भी इनपुट वाले हिस्से से, मेरी इनपुट बी की भी इनपुट वाले हिस्से से, आउटपुट मेरी ए के भी आउटपुट बस बार से, आउटपुट बी का भी आउटपुट बस बार से जुड़ा होना चाहिए। सारा प्लस एक तरफ, सारा माइनस एक तरफ। ये बात यानी पोलैरिटी, ये प्लस और माइनस क्या बता रहा है, ध्रुवता को, पोलैरिटी को बता रहा। पहला चीज तो ये है, सिंगल फेज की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा क्यों कर रहे थे, तो सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए, लोड की आपूर्ति को सप्लाई बढ़ाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए, बाधा रहित सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। तो 2 शर्त है जो कि अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला है साहब, मेरी पोलैरिटी समान होनी चाहिए, मैंडेटरी है, नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। ITI होना चाहिए तभी ALP का फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है कि नहीं है। तो इसीलिए ITI होना तो मैंडेटरी है, पहला चीज। दूसरा देख लीजिए, वोल्टेज का रेशियो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वांछित शर्तों में क्या है हमारी, मेरा आपका इंपिडेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए।
ठीक है, और हमारे लोड के सापेक्ष इंटरनल इंपीडेंस भी क्या हो, समान हो, पावर फैक्टर समान हो, बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये दोनों नहीं भी है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। कई बार ऐसा रहता है कि मेरी केवीए रेटिंग का समान होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह ना अनिवार्य शर्त है ना वांछित शर्त है। एक ट्रांसफर है 50 केवीए का और दूसरा है 100 केवीए का, तो बड़े आराम से दोनों को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली ऑपरेट कर सकते हैं। ये सिंगल फेज की बातें थी साहब, लेकिन यदि 3 फेज में जाएंगे तो फेज सीक्वेंस निश्चित रूप से समान होना चाहिए। मेरी आवृत्ति भी समान होनी चाहिए, पोलैरिटी तो होनी ही चाहिए। यानी 3 फेज में देख लीजिए साहब, मेरा क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का फेज अंतर होता है वह निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, समान, 120 120 120। दूसरे नंबर पर फेज सीक्वेंस RYB भारत का पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, दूसरा का भी क्या होगा, RYB का RYB के साथ ही कनेक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे टर्मिनल वोल्टेज का अनुपात भी क्या होना चाहिए, समान। इसका अनुपात टर्मिनल वोल्टेज का, पहले का और दूसरे का, फेज वोल्टेज का नहीं, ये तीनों चीजें। अब कनेक्शन पर क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में किस प्रकार के 3 फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ा जा सकता है। तो देख लीजिए साहब, स्टार स्टार यदि एक ट्रांसफार्मर है तो दूसरा भी स्टार स्टार होगा तभी जुटेगा। अगर पहला डेल्टा डेल्टा है तो दूसरा भी डेल्टा डेल्टा होगा तभी जुटेगा। अगर अगला आपका स्टार स्टार है, डेल्टा डेल्टा है तो जुट सकता है, क्योंकि यहां भी 0 का फेज अंतर, यहां भी 0 का फेज अंतर। तो अगर डेल्टा स्टार है 30 का, डेल्टा स्टार है 30 का, तभी जुटेगा। स्टार डेल्टा है तो डेल्टा स्टार है तभी आपका जुटेगा। ए हो सकता है, लेकिन ये जो सोचिएगा कि डेल्टा डेल्टा एक है और दूसरा हम डेल्टा स्टार कर दें, ये संभव नहीं है। समझ गए कि नहीं। तो जैसा पहला वैसा ही दूसरा। यदि फेज अंतर पहला में 30 है तो दूसरा का भी कनेक्शन में 30 हो तो चलेगा। अगर पहला में 0 है तो दूसरा भी 0, पहला 180 है तो दूसरा भी 180, तभी जुट सकता है, अन्यथा संभव नहीं है विद्यार्थी जी। तो आइए जरा देख लें, हम सब लोगों ने समझ लिया है कई तरह के फायदे होते हैं, नुकसान भी इसका है, जगह ज्यादा छेक लेता है कि नहीं, क्या करता है, जगह ज्यादा छेक लेता है। अब हम लोग आखिरी दौर में है साथियों, विदाई के चरण पर पहुंच रहे हैं, फिर इसके बाद प्रश्नों को ही करना है, और वो क्या है, शीतलीकरण, ट्रांसफार्मर का ठंडा करना, ये अत्यंत आवश्यक है। ट्रांसफार्मर का शीतलन आवश्यक है, जो कि ट्रांसफार्मर में हीट लॉसेस होती हैं। क्या होती हैं, हीट लॉसेस होती हैं। और ये लॉसेस किस रूप में परिलक्षित होती हैं साथियों, आप सब जानते हैं, ऊष्मा के रूप में। और ये लॉसेस 2 ही हैं, एक आयरन लॉस है, एक आपका कॉपर लॉस है, और इस दोनों के कारण हीट मिलती है। उस हीट से क्या होता है, मेरी तेल गर्म होती है, और जब ऑयल गर्म होती है तो नेचुरली हमारा इंसुलेशन कमजोर होता है। और तो और साहब, अगर ऑयल नहीं भरा है आपने, आपका क्या है, एयर कूल ट्रांसफार्मर है, तो वैसे केस में वाइंडिंग का जो लेमिनेशन है वह परत धीरे धीरे पिघलने लग जाता है, शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस बनती है, ट्रांसफार्मर आपका जलकर राख हो सकता है। इस दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमको क्या करना है, शीतलन करना है साहब। और आप सब तो जानते हैं, तेल हमारा जो है यह 2 तरह का काम करता है, एक इंसुलेशन का और दूसरा कूलिंग का। एक किसका साहब, इंसुलेशन का, दूसरा कूलिंग का। हमारे तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 30 किलो वोल्ट प्रति mm होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, 30 किलो वोल्ट प्रति mm होनी चाहिए। रासायनिक नाम क्या है, पायरोक्लार है। क्या है साहब, पायरोक्लार है। कौन सा तेल यूज करते हैं, नेफ्था बेस्ड या पैराफिन बेस्ड करते हैं। क्या करते हैं, नेफ्था या पैराफिन बेस्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। साथियों ध्यान रखना, ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए, विद्युत का कुचालक होना चाहिए। इसकी साहब हमारी जो
आपका फ्लैश पॉइंट है 140 डिग्री सेल्सियस होती है। हवा से नमी को सोखने की गुणवत्ता इसमें कम होनी चाहिए। अगर नमी चला जाएगा तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। इससे बचने के लिए ब्रीदर का प्रयोग करते हैं, जो नमी रहित हवा को अंदर प्रवेश कराता है। क्या करता? नमी रहित हवा को प्रवेश कराता है, नमी को सोख लेता है। साहब ब्रीदर के बारे में कल बताया था मैंने कि ब्रीदर का जब नमी नहीं सोखा है रंग कैसा होना चाहिए? नीला। जब सोखता है तो धीरे धीरे बैगनी, और जब गुलाबी हो जाता है तो उसको दोबारा गर्म करना चाहिए और फिर से उसको ब्लू बनाना चाहिए। बार बार ऐसा करने पर जब वो पीला हो जाए इसका मतलब है वो काम के लायक बचा नहीं है, अब नया उसमें भरिए। अगर सिलिका जेल मार्केट में शॉर्ट कर गया है तो किसका यूज कीजिएगा? कैल्शियम क्लोराइड का। किसका कीजिएगा? कैल्शियम क्लोराइड का यूज कीजिएगा। विद्यार्थी जी, पहला मेरा है नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर। आप जो स्टेबलाइजर में यूज करते हैं छोटा ट्रांसफार्मर, वो नेचुरल कूलिंग है, उसमें कुछ नहीं। अंदर देखते हैं ना स्टेबलाइजर का नीचे में हल्का सा छिद्र रहता है, वेंटिलेटिंग डक्ट बना रहता है, हवा आता जाता है कि नहीं है? बड़े आराम से शीतलन होते रहता है। नहीं तो अब तो पंखा भी आजकल आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक वाले पंखों लगवा दिए हैं, अंदर में पंखा लगा दिया है, घूम रहा है, हवा लग रहा है, ठंडक है। लैपटॉप में विद्यार्थी जी पंखा चलता है कि नहीं चलता है जी? इतना कलाकार है ये, रजाई के ऊपर लैपटॉप रख के तब कोर्स करता है। सोचिए, रजाई के ऊपर, और रजाई जो है लैपटॉप के नीचे वाले भाग को पूरा बंद कर देती है, और वो जो पंखा हवा जो छोड़ रहा है वो गर्मी बाहर नहीं जाती है, हीट का सिंक नहीं हो पाता है, और जिसके वजह से लैपटॉप इसका बार बार जो है गड़बड़ा रहा। 15 दिन पर जाता है ठीक कराने के लिए। बताइए, उसको टेबल पर रखिए, नीचे उसमें हल्का उठा हुआ बना रहता है ना, लेयर बना रहता है, और तब आपका हवा जो है क्या होगी? कूलिंग प्रॉपर होगी, एयर का सर्कुलेशन होगा। आप तो टेक्निकल आदमी है, थोड़ा ध्यान रखिए, है कि नहीं है? चलिए साहब, दुकानदार हमको बताया कि यदुवंशी जी का लैपटॉप बार बार जांच हो रहा है कि नहीं? तब हाँ, अच्छा तो है ही, ऐसे एलपी थोड़े बनने जा रहा है। खराब रहता तो एलपी बनता? बताइए क्या बात कर रहे हैं। नौकरी लेगा तो अच्छा होगा, तब तो कीमत लग जाएगा है कि नहीं? तब कीमत लग जाएगा। आइए साहब, ये क्या है? हमारी नेचुरल कूलिंग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर से हमारी क्या हो रही है? बिल्कुल साहब, तो हमारी हवा का सर्कुलेशन होता है और बड़े आराम से। तो कम रेंज का होगा, इसकी केवीए रेटिंग बहुत ही क्या होती है? कम रहती है। 50 केवीए वगैरह के रेंज की रहती है। 5 केवीए है ना, 50 केवीए से ऊपर जब हो गया तो हम लोग ऑयल का यूज कर लेते हैं। तो छोटा ट्रांसफार्मर है, 5 केवीए से नीचे का है। और आपको याद है ना हमारा ट्रांसफार्मर, समझ गए साथियों? मेरी ट्रांसफार्मर, साथ ही साथ मेरा अल्टरनेटर, साथ ही साथ मेरी आभासी शक्ति, इन सब का रेटिंग हम कैसे लेते हैं? केवीए में लेते हैं या एमवीए में लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, याद रख लीजिएगा इसको। मेरा ट्रांसफार्मर भी केवीए में, अल्टरनेटर भी केवीए में, आभासी शक्ति भी केवीए में, ये तीनों को हम लोग केवीए में मापने का काम करते हैं। तो जो प्रयोगशाला वगैरह में जो छोटा छोटा ट्रांसफार्मर यूज होता है उस सब में हम लोग नेचुरल कूलिंग, समान हवा के माध्यम से जो कूलिंग होती है वही हम करते हैं। फिर ऑयल कूलिंग का जो प्रयोग है वह 2 MVA या फिर नॉर्मली आप समझ लीजिए 50 केवीए, 500 केवीए का रेंज जो है, 200 केवीए का रेंज है। ये सब में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? तेल कूलिंग का। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है मालूम है ना, 200 केवीए के रेंज का होता है, उससे कम का होता है। यहां भी किसका यूज कर रहे हैं? ऑयल कूलिंग का यूज कर रहे हैं। मतलब टैंक के भीतर हम क्या डाल दिया है? तेल डाल दिया है। तेल इंसुलेशन कूलिंग दोनों करता है। कंजर्वेटर हमारी लगी हुई है, क्या काम करती है? तेल के स्तर को बनाए रखती है। कंजर्वेटर क्या करती है? तेल के स्तर को बनाए रखती है। कंजर्वेटर एक छोटा टैंक होता है जो मेन टैंक से जुड़ा होता है। क्या होता है? कंजर्वेटर एक छोटा टैंक होता है जो मेन टैंक से जुड़ा होता है। कंजर्वेटर से जो जुड़ा हुआ होता है उसको श्वासक या ब्रीदर कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासक या ब्रीदर कहते हैं। इस तरह से आपने फैला हुआ
हुआ भाग देखा होगा। ये फैला हुआ भाग मेरा क्या है? रेडिएटर है। क्या है? रेडिएटर है। तेल गर्म होके ऐसे ऊपर से ऐसे जाती है, फैलती है, हवा का भी संपर्क इसमें लगता है, ठंडी होती है, नीचे पेंदी की तरफ सेटल डाउन होती है, समझिए कि नहीं। आज जब गर्म होने लगती है तो तेल, हवा पहले बाहर निकलेगा, फिर तेल आगे जाकर के मेरे इस टैंक तक पहुंचता है, धीरे 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 फिर कूल होता है, तेल का लेयर नीचे आता है और मेरी हवा फिर जगह, खाली जगह को भरने के लिए इन करती है। तो वो हवा मेरी वायुमंडल से क्या हो साहब, नमी रहित जाए, इसके लिए हम यहां क्या लगा दिए हैं? सिलिका जेल लगा दिए हैं। कंसेप्ट क्लियर विद्यार्थी जी? तो ये आपकी तेल शीतलीकरण है। फिर आपका तेल निमज्जित जल शीतलीकरण, तेल में भी डूबा हुआ है लेकिन पानी का भी आप क्या कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं। अब पानी का जो आप कूलिंग कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा साहब, पानी अंदर डाल देते हैं क्या? पाइप के माध्यम से पानी ले जाते हैं। आपने देखा होगा थ्रेशर वगैरह, किसान परिवार से जो छात्र संबंध रखते हैं उनको मालूम होगा, मकई का, धान का, गेहूं का जो हम लोग तैयारी करते हैं उसमें थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर डीजल इंजन होता है और वो डीजल इंजन के माध्यम से फीता जुड़ा रहता है आपका, है ना, और उस फीते के माध्यम से हम क्या करते हैं? सर्कुलेशन कराते हैं। ये आपकी क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा का क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। अब वहां पर आप देखे होंगे कि बड़ा सा ड्राम रख लिया जाता है, उसमें पानी ठंडा डाल दिया जाता है, एक पाइप अंदर, एक पाइप बाहर, मतलब बाहर जो निकलता है पाइप वो गर्म पानी फेंकता है, अंदर जा रहा है तो ठंडा पानी जा रहा है। इस हिसाब से पूरा क्या होता है? पानी का सर्कुलेशन, जिससे इंजन की कूलिंग होती रहती है। ठीक उसी प्रकार से हमने क्या किया है? ठंडा जल ट्यूब के माध्यम से प्रवेश करा रहे हैं और फिर यह ऐसे होते हुए ये ठंडा जल अंदर की गर्मी को अवशोषित करके अब बाहर गर्म जल क्या कर रहा है? निकाल रहा है। इस तरह का जो ट्रांसफार्मर है वह 2 MVA से क्या होगा? ज्यादा रेंज का होगा, उच्च MVA का, हाई रेटिंग का होगा, वहां हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। फिर आपका वायु झोंका है, इसमें हम लोग हवा का क्या करते हैं? पंखा लगा देते हैं चारों तरफ से। आप देखते होंगे पावर ट्रांसफर सब जो हमारे सब स्टेशन में रहता है ना, उसमें देखते होंगे कि 6 पंखा इधर से, 6 इधर से और नीचे से भी, चारों तरफ से हम लोग क्या करते हैं? पंखे की हवा का झोंका उस पर देते हैं साथियों। हालांकि इसमें क्या दिक्कत है? तो मेरा इंसुलेशन कमजोर हो जाता है, प्लस हमको अलग से बिजली का भी खर्चा आ रहा है उसको ठंडा करने के लिए। और ये सब हमको करना इसलिए पड़ता है साथियों, क्योंकि नहीं करेंगे तो 1000 या 500 रुपए का ट्रांसफर होता नहीं है, करोड़ों का इसमें क्या है साहब? इन्वेस्टमेंट हमारी होती है, समझिए कि नहीं। तो इस तरह से कई प्रकार का हमारा क्या है? मेथड ऑफ कूलिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑयल कूलिंग और ऑयल नेचुरल कूलिंग का प्रयोग करते हैं, ऑयल नेचुरल एयर कूलिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तेल तो अंदर में है, अब बाहर हमारे पर्यावरण की सामान्य हवा भी उससे टकरा रही है, उसको कूल कर रही है। साहब अब यहां से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, मेरे ट्रांसफार्मर का जो है रेटिंग कैसे लिया जाएगा? KVA में, क्योंकि हम सब जानते हैं किसी भी वस्तु की, किसी भी डिवाइस की रेटिंग का जो निर्धारण होता है वह उसमें होने वाले लॉसेस के आधार पर होता है, उसके जीवन काल के आधार पर होता है। कोई कितना दिन जीवित रहेगा, इस बात का एक नॉर्मल पैमाना है कि वह बीमार है कि नहीं है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। अगर स्वास्थ्य बढ़िया है, हेल्थ पर केयर कर रहा है तो लंबा टिक जाता है, होता है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरी हानियां कम है तो मेरे उपकरण का लाइफ क्या होगा? ज्यादा होगा। और लाइफ स्पैन ही रेटिंग बताती है। और मेरा यहां पर लॉस 2 ही तरह का है, एक आपका क्या है? आयरन, और दूसरा क्या है? कॉपर। आयरन लॉस कहीं न कहीं हमारे सप्लाई वोल्टेज के साथ संबंध रखता है, और मेरी कॉपर लॉस तो सीधे देख रहे हैं करंट के साथ संबंध रखता है। दोनों के लॉस का जो मूल फैक्टर है, वोल्टेज और करंट को प्रोडक्ट कर दीजिए, V/I। अब VI का क्या होता है? यूनिट, वोल्ट और एम्पियर। इसीलिए छोटा ट्रांसफार्मर है तो वोल्ट एम्पियर में, बड़ा है किलो वोल्ट में, और बड़ा है मेगा वोल्ट एम्पियर में। याद रखिएगा, एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, पूछा गया था, यदुवंशी जी सीटी की रेटिंग ली जाती है वोल्ट एम्पियर में, सीटी की रेटिंग ली जाती है वोल्ट एम्पियर में। अगर केवीए है तो स्वीकार कर लेंगे,
है ना। हालांकि ये सब बहुत उच्च रेटिंग की नहीं होती है, लेकिन यदि डीसी मोटर का बात करें तो एचपी में, अगर इंडक्शन मोटर का बात करें तो एचपी में, और डीसी जनरेटर का बात करें तो किलोवाट में। याद रखिएगा विद्यार्थी जी, डीसी जनरेटर का रेटिंग किलोवाट में, डीसी मोटर का रेटिंग एचपी में, एसी मोटर का रेटिंग एचपी में, अल्टरनेटर का रेटिंग केवीए एमवीए वीए में, है ना। ट्रांसफर का रेटिंग वीए केवीए एमवीए में। ये डिपेंड करता है हमारी मात्रा, हमारी आवश्यकता, हमारी क्षमता, हमारी शक्ति कैसी है, पावर कैसी है, उसके आधार पर। विद्यार्थी जी, नेम प्लेट रेटिंग जो है यह भारत सरकार का नियम है, आईएसआई का, बीआईएस का रूल है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर निश्चित रूप से क्या करना होगा, नेम प्लेट रेटिंग लगाना होगा, जिससे कंज्यूमर्स जान पाए कि क्या क्या चीजें उसके अंदर इंडल्ज हैं। सबसे पहले क्या होता आपकी साहब, वोल्टेज मेरा प्राइमरी में कितना है, वोल्टेज मेरा सेकेंडरी में कितना है, कितनी धारा को यह संचालित कर पाएगी, स्टैंडर्ड इसका रेटिंग कितना है, समझ गए। उसके बाद टेम्परेचर का कितना मान है साहब, कोर की वाइंडिंग कितने तापमान को सह सकती है, हमारे ऑयल का वॉल्यूम कितना है, समझ गए। कूलिंग कौन सा है, ONAN है, इसका नाम बताइए, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। क्या हो गया, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। ठीक है साथियों। फिर मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी का कनेक्शन कैसा है, स्टार है कि डेल्टा। ये सारी बातें इस पर हमको लिखी रहती हैं साथियों, जो कि हम लोग नेम प्लेट रेटिंग के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो आइए जरा निचोड़ पर चर्चा कर लें। इस चैप्टर में जितनी बातें हमने पिछले 2 क्लासों से डिस्कस की है, उस निचोड़ पर हम लोग चर्चा कर लें। आज ही 7 बजे से आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्लासेस होना है। आज आपका बेसिक साइंस यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट होगा, जो शशांक सर लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम पर हमने भेज दिया है, जो अभी लेटेस्ट रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, जिसमें 25-25 करके मुझे लगता है 100+ क्वेश्चन हैं, टेलीग्राम पर भेज दिया है। ऑनलाइन में भी बूस्टर बैच के छात्रों को अपलोड करा दिया गया है, सिर्फ उसी को प्रिंट निकालना है, बाकी किताब को फॉलो करना है, और उसको प्रिंट निकाल करके क्लासेस होंगी, आप उसको पढ़ लीजिए, जहां पर डाउट आया अगले दिन वहां सर से पूछ लीजिए, ठीक है। और कल बेसिक साइंस तो होगी ही, और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। मेरे द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग लिया जाएगा और शशांक सर आपका बेसिक साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें कंप्यूटर का जो चैप्टर है वो सुजय सर के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है बेसिक साइंस का, मैं उसको कंडक्ट करूंगा। जितना न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है वो सब शशांक सर ही आपको कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को लगे रहना है और रुक्मिणी का बुक को फॉलो करना है साथियों। कल से आपका 10 से 11:30 के बीच में टेस्ट होगा आपका CBT 2 सेक्शन A 100 क्वेश्चन का। 11:30 यानी 11:45 से 12:45 ट्रेड का टेस्ट होगा 75 क्वेश्चन का, ठीक है। तो रूटीन को फॉलो करना है। क्लासेस सब दिन चलती रहेगी, अभी से लेकर टिल एग्जामिनेशन क्लासेस बंद नहीं होगी। सैटरडे संडे में भी क्लास चलता ही रहेगा, समय बहुत कम है। आइए कुछ छोटी बातों पर हम लोग चर्चा कर लें। वो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है साहब, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है BSPSL का। मैंने कल भी कहा था कि होली से पहले BSPSL का टेंडर यदि फाइनल हो जाता है तो अप्रैल महीना में कंफर्म BSPSL का परीक्षा हो जाएगा। इसीलिए आप होली से पहले टेंडर के कंफर्म होने का इंतजार करिए, ठीक है। कोई भी आदमी ऑफिस जाए या कहीं भी जाए, मीटिंग हुआ था 2-3 दिन पहले, उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि होली से पहले विभाग टेंडर फाइनल कर लेगा, और यदि टेंडर फाइनल हो जाती है तो तुरंत शॉर्ट नोटिस आ जाएगी, और शॉर्ट नोटिस आने के बाद कंफर्म रहिए कि अप्रैल में BSPSL की परीक्षा हो जाएगी। इसलिए सारा चीज डिपेंड करता है शॉर्ट नोटिस यानी टेंडर के फाइनल होने पर, ठीक है। अभी आप कितनों परेशान होइएगा तो बेकार परेशान है। अभी जो सामने परीक्षा है उस पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए, और अगर नहीं ALP दे रहे हैं तो आप प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन करिए। BSPSL में तो इतनी ज्यादा क्लासेस और पढ़ाई हो गई है, इतना मटेरियल आपके पास हो गया है, यदि उस मटेरियल को आप कमांड कर लेते हैं तो देश का कोई भी परीक्षा ITI लेवल का बिना किसी चिंता के निकल जाएगा। जेई तक बच्चे निकाल लेंगे, ITI का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि BSPSL के टेस्ट में सभी क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज और जेई की परीक्षाओं के डाले जाते।
और उस क्वेश्चन को आप लोग बना ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कितने मजबूत हैं। और जब बैठिएगा परीक्षा में क्वेश्चन देखिएगा तो पता चलेगा कि क्या पूछ दिया, समझे कि नहीं। ये मामला है साहब। हमको हजारों बच्चों का यही कॉल आता है, सर आप ही क्वेश्चन सेट किए थे, क्या लग रहा है सब एक लाइन से लड़ गया। इसरो में विद्यार्थी कहता था, आप ही लोग मैसेज कर रहे थे, ठीक है कि नहीं, बार बार, जो सर 85 क्वेश्चन 90 में सेम वही है जो सांबला सेट में प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं है। ये विद्यार्थी लोग ही बताते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जरूर है कि हम आपको आनंद कम देंगे, हम आपको इंटरेस्ट कम लगाएंगे, आपको सीटी बजाने का मौका कम देंगे, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर हो जाए इसके लिए हम आपको जरूर जो है सो मेहनत करवाएं। ये चीज का थोड़ा कमी होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सफलता चाहिए तो थोड़ा सा सहना पड़ता है। मस्ती भी चाहिएगा तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दरवाजा पर बारात खड़ी है कि नहीं है, इधर सब्जी भी कटा नहीं है, तो दोनों हाथ और दोनों पैर से काटना पड़ेगा, लोहिया चढ़ाना पड़ेगा, भट्टी जलाना पड़ेगा। तो माहौल ये है साहब, ठीक है कि नहीं, तो बर्दाश्त थोड़ा करना पड़ेगा। चलिए, तो ट्रांसफार्मर में कैपेसिटिव लोड यदि होगी, जरा जल्दी बताते चलिएगा, तो मेरा क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा, कम होगा। हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर है, कैसा कोर लेंगे साहब, फेराइट कोर लेंगे, ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। बात भी सही है, कोई बहुत अच्छा चुंबकीय पदार्थ है तो बहुत घटिया क्या होता है, विद्युतीय कंडक्टर होता है, और घटिया विद्युतीय कंडक्टर तभी होगा जब उसका प्रतिरोध बहुत उच्च होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें साहब जी। ट्रांसफार्मर एक बूस्टर की तरह काम करता है, यदि वह कैसा हो, ऑटो ट्रांसफार्मर हो, यदि वो कैसा हो, ऑटो ट्रांसफार्मर हो। स्टार स्टार ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए हम क्या लगाते हैं, सीटी, जो कि डेल्टा डेल्टा से जुड़ा रहता है, और जैसे ही एक्सेसिव इफेक्ट आती है तुरंत क्या होती है, कनेक्शन ट्रांसवर्स हो जाती है। विद्यार्थी जी, ट्रांसफार्मर का साइज फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगर फ्रीक्वेंसी मेरी अधिक है साइज छोटी होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है साइज बढ़ेगी। और विद्यार्थी, कल मैंने बताया है, अगर फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है तो लेमिनेशन का थिकनेस 0.5 mm, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है लेमिनेशन का थिकनेस 0.35 mm। विद्यार्थी जी, फुल लोड पर मेरे शक्ति ट्रांसफर की, पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी क्या होती है, अधिक होती है। सोलेनॉइड 2 कुंडलियों का इस्तेमाल करता है, एक उसकी पुल इन कहलाती है और दूसरा क्या कहलाती, होल्ड आउट कहलाती है। एक कॉइल क्या कहलाती है, पुल इन, दूसरी क्या कहलाती है, होल्ड आउट कहलाती है। विद्यार्थियों, मेरे सोलेनॉइड में और ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है कैसा होता है जी, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। कैसा होता है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। मेरे डीसी जनरेटर में, मेरे अल्टरनेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कैसा होता है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब वहां पर घूर्णन वाला भाग होता है। यहां सब भाग कैसे हैं साहब, अस्थिर भाग है। विद्यार्थी जी, यदि 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल में हैं और प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का क्या करेंगे, साभाजन करेंगे, इंपीडेंस के आधार पर लोड का बंटवारा करेंगे कि 50 ये केवीए ले जाएगा, 70 हम ले जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर साहब। विद्यार्थी जी, उच्च गुणवत्ता के चुंबकीय पदार्थ का यूज करने से, बढ़िया क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल यूज करने से, सीआरजीओएस का यूज करने से हिस्टैरिसीस लॉस क्या होती है, कम हो जाती है। विद्यार्थी जी, हम सब याद रखिएगा, पतला लेमिनेशन का यूज करने से क्या कम हो जाती है, एडी करंट लॉस कम हो जाती है। पतले लेमिनेशन के प्रयोग से क्या कम हो जाती है, एडी करंट लॉस कम हो जाती है। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, ऑटोमोबाइल में इग्निशन कॉइल जो है वह क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफर होता है, वोल्टेज ज्यादा देता है, स्पार्क उत्पन्न कराने के लिए इसका यूज करते हैं, जिसके वजह से कंबशन होता है। आप लोग तो जानते हैं, मेरे ऑटोमोबाइल में 4 स्ट्रोक होता है। पहला क्या है, सक्शन, दूसरा क्या है, कंप्रेशन, सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारे इंटरनल इंजन में 4 स्ट्रोक होता है। पहला क्या है साहब, सक्शन, दूसरा क्या है, कंप्रेशन, तीसरा क्या है, कंबशन, और चौथा क्या है, एग्जॉस्ट। तो मेरे विद्वान साथियों,
जो मेरा कंबशन होता है उसमें चिंगारी की आवश्यकता होती है। वह चिंगारी कौन देता है? स्पार्क प्लग देता है। राजदूत मोटरसाइकिल जिन लोगों ने देखा होगा, उसमें सब मोटरसाइकिल में रहता है, लेकिन राजदूत में रहता था और वो कांटी जैसा रहता था। आप देखते होंगे कि नहीं स्टार्ट होता था। लोग क्या करते थे? बालू पर ऐसे ऐसे घस देते थे और फिर लगा करके करते थे चिंगारी, फिर चालू हो गया गाड़ी, है ना। और कील में ही हल्का सा ठोक के गाड़ियों आप चालू कर देते थे, चाबी उसी से बना लेते, कांटिए से खोल देते थे। अब तो राजदूत भी डिजाइन बदल दिया है, नया मॉडल एकदम आ गया, बुलेट को पछाड़ रहा है। साहब जी आज ध्यान रखिएगा, आजकल हम लोग पावर ट्रांसफर में किसका यूज करने लगे हैं? CRGS का यूज करने लगे हैं। साथियों हमारी जो पावर, ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफर का ओपन सर्किट टेस्ट जो है क्या ज्ञात होता है? उससे आयरन लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात होता है साहब? कॉपर लॉस ज्ञात होता है। ट्रांसफार्मर में जो हमारा तेल है वह विद्युत रोधी होना चाहिए, विद्युत का कुचालक होना चाहिए, उसकी फ्लैश पॉइंट कितनी होनी चाहिए? 140 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर की बचत होती है, समझ गए? कितनी गुना होती है? के गुना होती है, के गुना होती है, के टाइम्स होती है, जहां के क्या है? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। साथियों विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? बढ़िया होता है। इसको रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। जरूरत के हिसाब से वोल्टेज के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और तो और साथियों, यह जो मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका प्रयोग स्टार्टर के रूप में 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज टाइप के इंडक्शन मोटर में करते हैं, जहां इसकी क्षमता कितनी होती है? 20 HP से ऊपर होती है। क्या होती है? 20 HP से ऊपर होती है। यह सूत्र भी पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि का मान होगा KE BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। यहाँ T क्या है? लेमिनेशन की थिकनेस है। आप देख रहे हैं अगर आपका थिकनेस बढ़ेगा, मोटा इंसुलेशन होगा, मेरा एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा साहब? बिल्कुल आपका बढ़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? पतले लेमिनेशन का साथियों प्रयोग करने का काम करते हैं। अब साथियों ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर में शैथिल हानियां होती हैं, और ये शैथिल हानि किस वजह से? रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से, यानी चुंबकीय के कम होने के कारण। विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, हमारा जो pH है उसका मान कितना होगा? KH BM टू द पावर 1.6 F इंटू V। ये भी क्या है? आयतन है, ये वोल्टेज नहीं है। ये ध्यान रखिएगा साहब। चलिए साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, मेरी इफिशियंसी कब मैक्सिमम होगी? मेरी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी जब PI PCU के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। PI PCU के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी हमको PCU को खींच के इसके बराबर करना है, तब मेरा क्या होगा? कम मान होगा। साथियों हमें KVA चाहिए, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? किस भार पर मुझे मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी? तो KVA एट मैक्सिमम इफिशियंसी का सूत्र होता है फुल लोड KVA गुना √PI बटे PCU होता है। वोल्टेज रेगुलेशन न्यूनतम मिलती है 10φ2 का मान -R02 बाय X02 होता है। अधिकतम मिलती है 10φ2 का मान X02 बाय R02 होता है। साहब इस स्थिति में पावर फैक्टर आपका क्या होता है? लैगिंग होता है। क्या होता है सरकार? लैगिंग होता है। मेरे ट्रांसफार्मर सदैव किस पे काम करते हैं? AC पर। अगर DC दीजिएगा तो क्या होगा? मेरा प्राइमरी सबसे पहले जल जाएगा, समझ गए साहब। और जब AC सप्लाई दे रहे हैं हम ट्रांसफार्मर को, तो इसका फ्लक्स भी कैसा होता है? अल्टरनेटिंग। कैसा होता है साहब? अल्टरनेटिंग होता है। ये ध्यान रखिएगा। आदर्श ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में किसी भी तरह का ओहमिक रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई भी लॉसेस नहीं होती, कोई लीकेज रिएक्टेंस नहीं होता। हमारी एफिशिएंसी क्या होती है? 100% होती है। साथियों ट्रांसफार्मर का जो मेन फ्लक्स है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो विद्यार्थी जी इस तरह से कई सारी बेसिक बातों को हम लोगों ने देख लिया है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें हम सब ने देखा। यहां देखिएगा, अगर y 0 है, कितने का कौन होगा? 0 का। इसका मतलब y बड़ा है मतलब आपका हाई वोल्टेज है, y छोटा है मतलब लो वोल्टेज है। कैपिटल Y मतलब स्टार कनेक्शन, स्मॉल y मतलब स्टार कनेक्शन। दोनों तरफ स्टार स्टार है, लेकिन पहला हाई है दूसरा लो है, मतलब स्टेप डाउन है। 0 का मतलब 0 का फेज शिफ्टिंग।
DD जीरो फेज शिफ्टिंग। अगर जीरो का फेज अंतर हो थ्री फेज के हमारे ट्रांसफार्मर में तो किस ग्रुप में रखा जाता है? ग्रुप 1 में रखा जाता है। YD1 और DY1 यानी अगर -30 का अंतर हो तो किस में रखते हैं? ग्रुप 2 में रखते हैं। YY11 और DY11 अगर आपका हो तो 30 का अंतर होता है, किस में रखते हैं? ग्रुप 3 में रखते हैं। अगर 180 का अंतर हो YY6 तो ध्यान रखिएगा ये 1 कितने को बता रहा है? 30 डिग्री को। 6 क्या हो गया? 6 गुना 30 बराबर 180 हो गया। 11 गुना 30 बराबर क्या हो गया? 330 हो गया। इसीलिए 360 में से 30 ही आपका कम हो रहा है। 360 में से आपका क्या हो रहा? 30 ही कम हो रहा है। इसीलिए यहां क्या लिख दिया हमने? +30। तो याद रखना अगर 0 डिग्री है ग्रुप 1 होगा, 30 डिग्री माइनस में है ग्रुप 2 होगा, 30 डिग्री प्लस में है ग्रुप 3 होगा, अगर 180 डिग्री है ग्रुप क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो साथियों इसके साथ ही ट्रांसफार्मर को पढ़ाने का काम समाप्त होता है। अब आप लोगों को प्रश्नों की तरफ जाना है। आप लोग अपने से भी प्रयास कीजिए और कल की कक्षा में हम लोग इसके प्रश्न को भी देखेंगे और अगले चैप्टर की ओर भी बढ़ेंगे। आप सबको मालूम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस आज से आरंभ हो रही है, जिसका नाम है बूस्टर रिवीजन बैच। ये बैच ऑफलाइन में भी चल रही है। ऑफलाइन में सिर्फ हमारी फीस है 600 रुपीज, 599। ऑनलाइन में इस बैच की फीस है मात्र 199। बेसिक साइंस आपको शशांक सर पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरे द्वारा क्लास लिया जाएगा और ट्रेड की भी क्लासेस 5 से 7 PM में आरंभ हो गई हैं और इसका भी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है बूस्टर रिवीजन बैच ट्रेड थ्योरी। और इसकी फीस है ऑफलाइन में 999, ऑनलाइन में मात्र 199। आप सभी लोग इन क्लासेस से जुड़ करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं और अंतिम समय में 45 नंबर का जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पास तो आपको 28 पर होना है। मेरा मानना है कि 45 का टारगेट कीजिए ताकि आप ये ना कहें कि 0.5 से सर मेरा रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।